क्या लगता है ललित कि मीडिया आज के टाइम में निष्पक्ष है? उन्होंने कहा था कि जिस देश का मीडिया बिक जाए वो देश विनाश की तरफ चल पड़ता है, तो हमारा देश उसी कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे वो सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का था, क्योंकि उनको सुपरस्टार बनाने वाला सोशल मीडिया था। वो सफर एक्टर बनने से लेकर कब लिरिक्स राइटर बना, कब मैं लिरिसिस्ट बन गया, मैं कब गाने लिखने लगा। हरियाणा में एक कहावत भी है कि अपना मारेगा तो छाव में गिरेगा। छाव में गिरेगा। मेरे जर्नलिज्म की वजह से बहुत कुछ मिला है मुझे भी और मेरे परिवार को भी। आज के टाइम में जर्नलिज्म बिजनेस है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का तो बिजनेस रह गया है। हर पत्रकार वो खबर चलाता है जिससे उसको व्यूज मिले। जर्नलिज्म के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ये कट कट घरे में खड़ा कर दिया आपने मुझे, और सारी सच्चाई आप मेरे मुंह से गिलवा कर। कमल मिड्डा जी और आकर्षण जी के बाद शायद इस सीट पर ललित शर्मा ही बैठा है एज अ जर्नलिस्ट। कि जर्नलिज्म मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा पैशन है, मेरा प्यार है। आज एक एमएलए का चुनाव 10 करोड़ का हो गया। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो आप उम्मीद कीजिए कि आप जीत सकते हैं। इस देश में अगर कोई ईमानदार है तो वार भी है। वहां पे भी करप्शन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉप पे ईमानदारी है तो सिर्फ आरबी है। बहुत सीनियर पत्रकार है, ज्ञान प्रकाश भाग्य जी हैं, भीष्म पितामह है वो मीडिया के। जो नेता है और जो पब्लिक है उनके बीच में सबसे बड़ी जो दूरी है वो क्या लगती है? मैडम, इस पे भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, सच में बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप ना पूछते शायद मैं डिस्कस ही ना कर पाता। गवर्नमेंट्स की हजारों ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होती और उनके फायदे की होती। लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है जब आप फॉर्म निकालते हैं और आप कैंसिल कर देते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। तुम आज तक का उनसे डाटा तो लो यार, वो पैसा कहाँ गया? खबर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। वायरल किस्मत करती है। आप अच्छा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, आपको सुनने के बाद फैसला। अक्सर दर्द और तकलीफें आपके जीवन को बदलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता मेरी जिंदगी में तो ललित शर्मा आज यहाँ ना बैठा होता। तो ये एक गाना 3 सिंगर्स में जाके रिलीज। तुम तारों में घिरे रहे, चांद कितना सुंदर है तुमने कभी देखा ही नहीं। कि अगर हमारे देश में एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य है, इसके अलावा इंसान को फ्री राशन चाहिए ही नहीं मैडम। कभी अपने फायदे के लिए मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं चाहा, और जो भी मुझे मिला, चाहे कम मिला ज्यादा मिला, हमेशा भगवान का शुक्रिया किया। राजनीति सिर्फ पेशा ही है। आपको सिर्फ तब तक पैसा लगाना है जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं। उसके बाद आपके पास 10 टाइम्स रिटर्न होकर तो सुपर हिट फिल्म आदे हीरो वर्गा मैं भी डेली टेलीकास्ट ड्रामा क्वीन है। तेनू मैनू वेख के कहंदे ने जिवें फिल्म ही जा लगा होए सीन है। एक गाना था 2017 में रिलीज हुआ था, स्लो मोशन। अच्छा। सारा गुरपाल ने वो पहले वो मॉडल थी, फिर वो एज अ सिंगर लॉन्च हुई थी। वो पहला गाना मेरा था, गाना मैंने लिखा था। कि हम अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कोई दारू में बिक जाता है, कोई राशन में बिक जाता है, कोई पैसों में बिक जाता है, कोई सूट में बिक जाता है, कोई भाईचारे में बिक जाता है। फिर 5 साल के लिए हम उस नेता को कोसते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपका कि ये मान सम्मान देने के लिए और यहाँ बिठाने के लिए। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हफ्ते में 2 दिन हम नई नई पर्सनालिटीज से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनका नाम है ललित शर्मा। अगर ललित के बारे में कुछ बात बताऊं आपको, तो ललित को मैं जानती हूँ पिछले 5 से 6 साल हो गए मुझे ललित को जानते हुए। ललित को मैं हमेशा से ये कहती हूँ, आज ललित हमारे स्टूडियो में आए हैं एज अ गेस्ट, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए छोटे ब्रदर की तरह है। मैं ललित को हमेशा से कहती हूँ कि ललित के काम को काम की तरह करना चाहिए, मनमौजी की तरह नहीं करना चाहिए। बट ललित अपनी कहानी में कहीं ना कहीं गुम होते हैं। तो मैंने उन्हें पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया आज कि मैं उनकी वो मनोदशा जानूं कि वो काम को काम की तरह क्यों नहीं करते। तो आज मिलते हैं हम ललित शर्मा से। कैसे ललित? बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ शुरू करता हूँ। हाँ। कि आप मुझे कॉल कर रही थी। हाँ। और मैं बिजी था तो 1-2 बार कॉल रिसीव नहीं हुई। और फिर मैंने आपका मैसेज किया, आपका मैसेज आया कि पॉडकास्ट के लिए समय दे दे। तो मुझे लगा कि मैं फोन नहीं उठा रहा तो बहन मुझे छेड़ रही है। अच्छा। तो फिर आपने बोला कि नहीं
सच में तुम्हारा पॉडकास्ट करना है। तो फिर मेरा सवाल भी यही था कि मैंने ऐसा कुछ किया है या नहीं पता नहीं, पर मैंने कहा पॉडकास्ट के लिए मेरे लिए बुलाना, मतलब आप मेरे को बुला रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे बिल्कुल मेरे को जानते हैं पर्सनली, उनको मैंने इतनी खुशी से बताया कि जबकि आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं सेम कर रहा हूँ, पर स्टिल मेरे को इतनी खुशी हुई। मेरे करीबी लोग हैं उनको मैंने मैसेज किया, कॉल किया कि यार आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर, ये वो, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका कि ये मान सम्मान देने के लिए और यहाँ बिठाने के लिए। अच्छा ललित, सबसे पहले हम कुछ कहूँ से नहीं शुरू करेंगे जो चैनल है, हम शुरू करेंगे जो ललित इससे पहले था। मुझे पहले की कहानियां जाननी है क्योंकि कुछ मैंने सुनी है, आज मुझे डिटेल से जाननी है कि क्या कहानी, ललित की शुरुआत कहाँ से होती है। तारा मैम बोलूं या बहन बोले? कुछ भी बोलो, जैसे कंफर्टेबल। ये कहानी शुरू होती है व्हेन आई वाज 4 year old। अच्छा। हाँ, मैं तो बहुत छोटा था, 4 साल का, मुझे याद नहीं है, पर मम्मी बताते हैं मेरे कि जब मुझसे पूछा करते थे अंकल, कोई गेस्ट आता था कि बेटा क्या बनोगे, तो मैं बोलता था मैं हीरो बनूंगा। अच्छा। मैं 4 साल का था जब। अच्छा। तो तब सारे हंसते थे, उनको लगता था कि फिल्में देखता है तो ऐसा हो गया। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जब से मैंने होश संभाला, ये 4 साल की कहानी थी, मेरी मम्मी बताती हैं। फिर जब मैंने होश संभाला तब से मेरे को एक ही था कि मुझे हीरो बनना है। अच्छा। हाँ, तब से मेरे को एक ही ड्रीम था, मेरे को हीरो बनना है। ना मैंने कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, ना किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान दिया। नॉट इवन हमारे बड़े भाई साहब बिजनेस करते हैं, उनका मुझे पता ही नहीं होता था कि कहाँ से क्या करना है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपने गोल को लेकर फोकस था। अच्छा। तो पर एज डेस्टिनी कुछ और चाहती है, तो वो सफ़र एक्टर बनने से लेकर कब लिरिक्स राइटर बना, कब मैं लिरिसिस्ट बन गया, मैं कब गाने लिखने लगा, और वो गाने आए भी टी सीरीज पर, इवन 10-10 मिलियन गाने भी गए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत टॉप के गाने। उनकी कहाँ, वो बताओ कि क्या कहानी रही जब राइटिंग की, तो और कब से शुरू की, लिखना कब से शुरू किया? वो उस पर आएंगे हम, पहले एक बार जर्नी पर बात करते हैं ना। फिर मैंने क्रिकेट भी खेल, मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो शायद लोग जो मेरे को देखने वाले बोलेंगे, पर मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करता था। मतलब आई वाज वेरी गुड, डैम गुड प्लेयर। तो मैं क्रिकेट की मैंने कोशिश की खेलने की, पर मैं नहीं हो पाया। जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली कि मनमोजी वाली बात, वो इसमें आएगी। फिर मैंने बास्केटबॉल शुरू कर दी। अच्छा। मैंने बास्केट की भी स्टेट चैंपियनशिप खेल ली, फिर मेरे को बास्केट में भी मजा नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने फेंसिंग के गेम होती है, ओलंपिक गेम है तलवारबाजी, हाँ, उसका रिकॉर्ड है 3 महीने में मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट में मेडल मारा, फिर स्टेट में मेडल मारा, और फिर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल। पहले मेरे पे कोच के ऊपर ये आरोप लगे, सत्यवीर कोच हैं, करनाल के ही हैं। अच्छा। उनके ऊपर ये लगे कि ये दिनेश का छोटा भाई है, सर ने इसके साथ फेवर किया और किसी एक बच्चे का करियर खराब करके ललित को सिफारशी बना के ले गए। अच्छा। तो मुझे एक दिन वो रात को मिले, कहते यार तेरी वजह से ना ललित मुझे वो लग गया है कि ये फेवरिज्म करते हैं, तो थोड़ा मान रख लियो। और वो लग गई बात। डिस्ट्रिक्ट में भी ब्रॉन्ज मेडल, फिर स्टेट में भी, और फिर नेशनल में भी। फिर वो भी छोड़ दी किसी ना किसी कारणवश, पता नहीं। फिर गाना लिखने का सफर शुरू हुआ। कितने साल के थे तब? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर 2014 में मैंने मेरा पहला गाना ट्रैक किया था। 2,500 रुपए से रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। और एक इंदरदी लास्ट लेवल करनाल का लड़का है, हम 4 लड़के थे। अच्छा। तीनों लड़के बहुत सेट हो चुके हैं आज गानों की लाइन में। अच्छा। दे आर अर्निंग गुड, दे आर मतलब बिग शॉट सेलिब्रिटी काइंड ऑफ। तो एक केवी था, इंदर था, और एक गुरी निवाना था। अच्छा। चौथा मैं था। तो दुनिया दीवानी गाना रिकॉर्ड हुआ था 2014 में। अच्छा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो होता है ना कि एक्साइटमेंट हो गया। फिर पता लगा कि अच्छा एक हंसने की कहानी है थोड़ी सी। आप मुझे जानती हैं, पहले मैं स्कूल में और जहाँ पे भी आता था, मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए शायरी लिखा करता था। अच्छा। जैसे क्लासमेट्स है, कोई हो गया तो ऐसे मैं बोलता था यार तुम ये ड्रेस डाल रखे, मैं इस पे कुछ लिख दूं। अच्छा। तब तक पता ही नहीं था कि ये प्रोफेशन भी हो सकता है या ये कला है। कला है। हाँ, ये पता ही नहीं था तब तक। तो फिर जब 2014 में गाना किया दुनिया दीवानी, और आज भी लोग उसको, मेरे को दुनिया दीवानी के नाम से जानते हैं इंडस्ट्री में भी। अच्छा। तो वो 2014 से फिर 2017 में मेरा स्लो मोशन गाना आया हुआ था मैम। अच्छा। सारा गुरपाल के साथ। उसके पीछे की भी कोई कहानी अगर आप, फिर मैं गाने लिखने लगा। और जशन रन्नड़ एक वीडियो डायरेक्टर थे, बहुत फेमस उस टाइम के, बहुत फेमस। उनके साथ मेरी दोस्ती होगी मेरी लिखाई की वजह से। उन्होंने मुझे वहाँ फ्लैट दे दिया रहने के लिए, गाड़ी दे दी, मैं मोहाली रहने लगा। सारे स्टार्स ऊपर नीचे रहते थे हम। और लोगों ने मुझे ये तक बोला, जानी एक राइटर है पंजाब इंडस्ट्री के, पूरे इंडिया के सबसे महंगे राइटर है वो। अच्छा।
और लोग मुझे दूसरा जानी बोलने लगे। अच्छा। कि ये छोटा जानी आ गया भाई। अच्छा। कि अगर आपके पास पैसे कम है और आप जानी से गाना लेना चाहते हो तो आप जानी का बजट तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर आप ये ललित का गाना ले लो तो एक ही बात है। इस लेवल पर मैंने वो किया। अच्छा। पर फिर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और मुझे करनाल आना पड़ा। अच्छा। और हर एक इंसान पूछता है कि ललित तुमने तो कभी सोचा ही नहीं था यार, क्योंकि 2017 में मैम ये जो कुछ कहूँ न्यूज़पेपर है, मेरे बड़े भाई साहब ने रजिस्टर्ड करवाया था। अच्छा। मैंने आपको बता रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे अपने गोल पर पहुंचना है। 2016 से अखबार रजिस्टर्ड था, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर लेकिन जब करनाल आना पड़ा, ऐसी ट्रेजेडी हुई, तो फिर मैंने 2-3 मेरे दोस्तों ने बोला कि ललित जर्नलिज्म शुरू कर। अच्छा। 2021 में पहली बार अच्छा। मैंने अपनी जर्नलिज्म की पहली वीडियो की थी। डीएसपी राजीव उस टाइम भी डीएसपी थे और आज भी वो करनाल में डीएसपी मौजूदा डीएसपी राजीव, उनके साथ पहली वीडियो थी। तो सब पूछते यार पत्रकारिता में कैसे आए, कैसे चुना? तो मैं बड़ी हंस के एक बात बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं चुना, पत्रकारिता ने मुझे चुन लिया। और मुझे इतना मजा आने लगा कि वो 4 साल के बच्चे का ड्रीम कब एक्टर बनने से पीछे हटकर एक जर्नलिस्ट बनने के लिए भागने लगा। वो इतना मजा आने लगा। ललित, अगर मैं जो थॉट प्रोसेस रहा तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सेलिब्रिटी बनने का थॉट प्रोसेस था। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और जर्नलिज्म बिल्कुल अलग है। वहां पे हम सेलिब्रिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम जो आम आदमी से कुछ जिनके अंदर एक्स फैक्टर है तो हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो बिल्कुल अलग नहीं होगी जर्नी। अब आप इससे खुद रिलेट कीजिएगा। हाँ। पॉडकास्ट करने से पहले तारा का जीवन अगर वो इन सब लोगों को देखे और अब खुद को महसूस कीजिए, क्या लोग आपको एज अ सेलिब्रिटी रिलेट नहीं करते कि यार ये तारा है, पॉडकास्ट करती है, या ऐसा नहीं होता? शायद। अच्छा, आप कम मिलते होंगे लोगों से, पर हम मिलते हैं। मैंने देखा है। हम कई बार, एक बार मुझे याद है, मेरी शक्ल तो उस बच्चों को याद नहीं था, तो मैं ऐसे कुछ कहूँ का माइक लेके जा रहा था तरावड़ी में, तो पीछे से आवाजें आ रही थी, ओ ये है कुछ कहूँ वाला, ये है कुछ कहूँ वाला। अच्छा। तो ऐसे कहता भैया वो जो ऐसे करते हो। मैं उस टाइम थोड़ा सा शार्प जर्नलिज्म कर रहा था। मैंने कहा हाँ यार मैं वही हूँ, भैया एक फोटो ले ले। तो कहीं ना कहीं वही वाली सेम जो हंगर थी, वो हंगर यहाँ पूरी हो गई। तभी तो बोल रहा हूँ कि वो 4 साल के बच्चे का ड्रीम कब जर्नलिज्म में आके सेटिस्फाइड हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक। तो ये जर्नी थी। आज 6 साल हो चुके हैं। 5 साल 2021 में शुरू हुआ था, 26 में 5 साल हो चुके हैं। तब से हम आप एक दूसरे को जानते भी हैं। हाँ। और एक बड़ी प्राउडली बात कहता हूँ मैं, बहन आप मुझे जानते हो अच्छे से, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। प्राउडली ये बात बोलता हूँ कि मैंने अपनी जर्नलिज्म बहुत ईमानदारी से निभाई है। इतने कम समय में जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि मैंने अपने काम को अपने आराध्य देव समझकर पूजा। पैशन जो मैं बोलता हूँ मेरा प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी प्रोफेशनल हो ही नहीं पाया, आज भी नहीं हो पाया। कल बल्कि एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने मुझे बोला भी कि फिर लोग तुम्हें मूर्ख बोलते हैं ललित। तो मैंने कहा मैं खुश हूँ, मुझे मेरी खुशी मैटर करती है, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे यहाँ से खुशी मिलती है। और आपको अगर आप इसमें प्रोफेशनल होगे तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे को मतलब ललित हर चीज अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, जिसमें ललित को सुकून मिलता है। एक और बात बताऊंगा आपको, आप हंस पड़ेंगे। कौन सरकारी नौकरी छोड़ता है अपने पैशन ड्रीम्स फॉलो करने के लिए? मेरे फादर ने बड़ी मुश्किल से करा के मेरे को सेल टैक्स में जॉब लगवाया। अच्छा। आई वॉज इन सेल टैक्स, और मेरे साथ वाले सब पक्के हो चुके हैं अब। तो सेल टैक्स की जॉब कौन छोड़ता है? मैं वो आप समझो ना एक बात को कि एक 4 साल के बच्चे का एक ड्रीम है कि उसको वहां पहुंचना है, और उसके लिए ये नौकरी या किसी के नीचे बंद कर रहना या किसी के इशारे पे काम करना वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं था, कभी नहीं था। तो वो नौकरी छोड़ी मैंने। मुझे मेरे फादर ने कपड़ों का शोरूम करा कर दिया। अब आप इमेजिन लगाओ एक अमाउंट लगती है कपड़े के शोरूम में, और मैंने 2 महीने में हाथ खड़े कर दिए कि मेरा मन नहीं लगता वहां, मैं नहीं बैठ सकता, और वो बंद करना पड़ा। अगर मैं फाइनली पूछूं तो हम अभी घर परिवार पे आ रहे हैं कि ललित का एक्चुअल में ड्रीम क्या है, कि कहाँ स्टेबल होना चाहते हैं ललित, चाहते क्या है अपने जीवन से? वो मुझे खुद भी नहीं पता अभी कि मुझे चाहिए क्या। वो
आप इस बात को अच्छे से रिलेट करोगे क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप उसी तरीके से प्यार भी करते हैं कि छोटा भाई है। वो बच्चा शायद कभी बड़ा हुआ ही नहीं, तो वो क्या वो बच्चा आज भी उन ड्रीम्स में हाँ, है, वो अपने सपनों में? वो सपनों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। और आई एम ब्लेस्ड, वैसे पूरा शहर जानता है कि मैं अपने बड़े भाई साहब से कितना प्यार करता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उसका एक रीजन यही है कि वो कहते हैं कि यार मैं बैठा हूं ना, तेरा मन है 12 बजे उठना है 12 बजे उठ, 2 बजे उठना है 2 बजे उठ, नहीं उठना है ना उठ, सोना है खाना है पीना है जो मर्जी का, टेंशन ना ले, तुझे जो करना है तू कर। तो आज भी वो जो बच्चा, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो फीडबैक आता है कि ललित शर्मा यार बहुत प्यारा बच्चा है, और जबकि आई एम बिग इनफ नाउ तो बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मुझे आप जैसे लोग और बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं। ऐसी कौन सी ललित, अगर इसको इस तरीके से पूछूं कि क्या कुछ कहूँ, सिर्फ एक जर्नलिज्म था या अंदर से कोई मोटिवेशन भी आई कि मुझे करना है कुछ इसके अंदर? डेस्टिनी कैसे काम करती है, इफ यू बिलीव सो, किस्मत कैसे लेकर आती है, मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मास कम्युनिकेशन में की बाय गॉड ग्रेस, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना पड़ेगा एक दिन। दूसरी चीज, आप हंसेंगे और शायद जो लोग मुझे इतना मेरे को पत्रकार बोलते हैं वो भी हंसेंगे कि यार मुझे पता ही नहीं था कि जर्नलिस्ट इतनी पावरफुल चीज है। अच्छा, इतना मजे का काम है यार। When I entered ये तो ललित मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोगों को। नहीं, पर देखो हर एक के लिए नहीं हो सकता है, पर हाँ। मैंने बताया ना, मैं जब इसमें आया वो एक वो ललित के पीछे ललित जी कब लगने लगा ना, पता नहीं चला। हाय उसका मजा ही अलग था। तो वो फिर एक्चुअल में मेरे को सच में नहीं पता था कि पत्रकार की इतनी वैल्यू होती है यार। फिर जब एंटर हुए देखा, और मतलब हमारे करनाल के 2 जर्नलिस्ट जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनकी जो लाइमलाइट देखी, उनकी फैन फॉलोइंग देखी। एक बार मनोहर लाल खट्टर जी का जहाज नहीं उतरने दिया था कुटेल गांव में, तो एंड वी वर ऑल जर्नलिस्ट कमिंग बैक, तो कमल मिड्डा जी के पैर पे चोट लग गई थी, तो वो पैदल आ रहे थे, सब जर्नलिस्ट के साथ पैदल आ रहे थे। तो मैंने देखा था मैडम, हर मतलब अगर वहां से 100 मोटरसाइकिलें 100 कारें गई होंगी ना, तो 100 की 100 रुकी पूछने के लिए कि मिड्डा जी तुसी इत्थे बैठो, मिड्डा जी आप यहाँ बैठो, मिड्डा जी हमारे साथ बैठो, उतर रहे हो। एंड एक वो लाइमलाइट देख रहा हूँ मैं, यार क्या चीज है यार ये, आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम, मुझे भी ऐसे बनना है। और दूसरी तरफ फिर मैं देख रहा हूँ, और उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट कब हुई कि जिसको आप अपना आइडल मानते हो वो इस लायक है भी या नहीं, कि आप टीवी स्टार्स को आइडल बना लेते हो, वो उस लायक है या नहीं तुम्हें नहीं पता है। एंड मिड्डा जी ने किसी के साथ बैठे नहीं, वो कहते नहीं, मैं उनके पैर में चोट थी, सच में मोच आई हुई थी क्योंकि बहुत भगदड़ मच गई थी, और वो किसी के साथ नहीं बैठे, वो कहते नहीं मेरे पत्रकार साथी साथ चल रहा है, मैं इनके साथ चलूंगा। और कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का सफर पैदल का, गर्मी का टाइम वो चले। तो वो चीज ना कई बार ऐसे माइंड में बैठ जाती है। फिर दूसरे का नाम ले आकर्षण उपल जी, वो उनके साथ लोग फोटो ऐसे खिंचवाते थे जैसे एक बार ऐसे हुआ भी, मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, कहते अच्छा जैसे आकर्षण उपल है। आई वाज लाइक यार मैं भी पत्रकार तो कितना बड़ा नाम लगा। तो मेरे, और देखो अगर एक इंसान इगोइस्टिक हो या सेल्फिश हो जाए कि मेरे को ऐसे कैसे बोला, नहीं, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट लिया कि अच्छा मुझे अभी वैसा बनना है यार। तो और एक चीज और, शायद ये फिर ऐसे लोग बोले कि ललित के मन में जो आता है, कमल मिड्डा जी और आकर्षण जी के बाद शायद इस सीट पर ललित शर्मा ही बैठा है एज अ जर्नलिस्ट, तो अपने आप में एक बिग अचीवमेंट। राइट जी ललित, जब कुछ कहूँ शुरू किया तो सबसे पहला जो संघर्ष फेस किया वो क्या था? 8 नंबर हूँ मैडम मैं, और आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो 8 नंबर को सब स्ट्रगल करके ही मिलता है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि आज तक वो मिस्टेक्स होती ही आ रही हैं। कभी मेरा माइक खराब हो जाता था, कभी मेरा फोन बंद हो जाता था, कभी मैं खबर पर लेट पहुंचता था, कभी मैं कुछ मिस्टेक कर देता था। हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और मैं आज एक आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि पूरा करनाल देखता है, तो मैं सभी जर्नलिस्ट को कहना चाहता हूं कि आप कॉमेडियंस दिखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज,
उन्होंने ना अपनी एक कम्युनिटी बनाई, उन्होंने नया कोई कॉमेडियन उठ रहा है उसको उठा के अपने साथ बिठाया, उसको फेमस कर दिया ताकि सब कमाए खाएं। सच बात है। पर यहाँ पर उल्टा है, एक दूसरे को दाबने पर लगे हैं। उसका कारण क्या लगता है? कारण कैमरे पर तो क्या बोलूंगा, पर देयर आर सो मेनी रीजंस, बट मुझे ऐसा लगता है, एक दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, साहिल काकू। अच्छा। हेल्थ नॉलेज इंडिया नाम का इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंडिया में फेमस है, बाबा रामदेव और इनके साथ बैठते हैं। उनके साथ मेरी ट्यूनिंग इसलिए मिली, कहते यार ललित देख, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि ललित सेट हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये पहला बंदा मिला है, जबकि मेरे बचपन का दोस्त था वो, हम इकट्ठे पढ़े हैं। वहां से मैंने कहा ये माइंड सेट होना चाहिए कि अब आपने भी तो मुझे बुलाया ही है, जबकि मैं सेम प्रोफेशन में हूँ, आपको तो बल्कि जेलसी होनी चाहिए थी, जैसा कि दूसरा करते हैं, या मुझे जेलसी होनी चाहिए थी, यार मैं क्यों जाऊं, ये तो अभी नई पॉडकास्टर है, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक परिवार, हेल्दी, एक परिवार को परिवार की तरह चलना चाहिए। अब हम अपने परिवार को, मैं अपने भाई से जेलस थोड़ी करता हूँ, बिल्कुल। मैं अगर वो सक्सेस होगा तो मेरी खुशी है ना। हरियाणा में एक कहावत भी है कि अपना मारेगा तो छाव में गिरेगा, छाव में गिरेगा, बिल्कुल। तो लेकिन ये चीज मेरे को बहुत खली, खबरें नहीं पता चलती थी मैडम, मतलब हाँ, खबरों का ही नहीं पता चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे रिलेशन बनने लगे। एक बलविंदर शर्मा है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मेहनती पत्रकार है, और मैं उनको खबर जंक्शन बोलता हूँ, सारे शहर की खबर उनके पास होती है। अच्छा। इवन बड़े बड़े चैनल्स भी उनसे ही लेते हैं कई बार। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की। अच्छा। कि ललित भाई कोई बात नहीं, मैं बता दिया करूंगा, यहाँ पे खबर है, यहाँ पे खबर है। फिर धीरे धीरे लिंक बनने लगा। तो वो स्ट्रगल जो मैंने देखा कि इनिशियली जो स्ट्रगल था, कुछ एक इंसिडेंट भी ऐसा था जो मैं कैमरे पर शेयर नहीं करना चाहता। अच्छा। उस इंसिडेंट की वजह से भी मुझे एज अ जर्नलिस्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। कुछ थोड़ा सा शेयर कर। वो कैमरे पर वो शेयर करने लायक नहीं है, पर उसकी वजह से मुझे, अगर मान लो मुझे 10% देकर कोई चीज मिल रही है, तो मुझे उसके लिए 1000% देना पड़ा। अब समझ रहे मेरा स्ट्रगल कितना हुआ। अच्छा। कि एक चीज 10% पर मिल जाती है और उसके लिए मुझे 1000% देना है, तब जाकर वो मैंने अपनी एक जगह बनाई कि लोग मुझे फिर ललित से ललित जी पर आए और एज अ पत्रकार काउंट करने लगे। अच्छा। तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और एक चीज, आप कभी जब हमारे जर्नलिस्ट के कभी मीटिंग्स होते हैं उसमें जाएंगे, जितने मेरे जूनियर जर्नलिस्ट रहे हैं ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनको मैंने कभी गलत सलाह दी नहीं। उनको मैंने हमेशा ऐसे रखा कि यार मेरे साथ जो गलत हुआ, या मेरे को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, इनके साथ ऐसा ना हो। 2-3-4 लोग हैं, उनको मैं हमेशा समझाता रहा, ऐसे करना, ये गलती मत करना, तुम इस नेताओं से मिल लो, इस लोगों से मिल लो, तुम्हें हेल्प करेंगे। तो इसलिए तो कहीं ना कहीं जो जर्नी शुरू हुई उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा। बहुत। ललित, जब ये डिसाइड किया कि अब मैं जर्नलिज्म की तरफ जाऊंगा, तो परिवार का रिएक्शन या सपोर्ट कैसा था? मैडम, जो अपने बच्चे को सरकारी नौकरी छोड़ने पर कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ नई चीज शुरू करने जा रहे, तो वो क्यों रोकेंगे? उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि इसको करने दो यार, जो करना है इसने। मतलब परिवार का ये कि इसकी खुशी में हमारी खुशी, बस। मतलब चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, अब भाभी हो, हन्विका तो छोटी है, चलो, उनको ये आता है कि ललित ने जो करना है करने दो भाई, इसको रोकोगे तो ये परेशान होगा और फिर भी करेगा, तो इसको पहले ही करना है। पर एक चीज शायद बतानी चाहिए नहीं, पर मेरे जर्नलिज्म की वजह से बहुत कुछ मिला है, मुझे भी और मेरे परिवार को भी। अरे वाह, बहुत कुछ मिला है। एक वो सर ऊपर करके जो चलने का जो साहस, हौसला मिला है, वो जर्नलिज्म की वजह से, और उन लोगों की वजह से जिसने इस छोटे बच्चे को, ललित को, इतना प्यार दिया कि वो ऐसे सर उठा के चल सके। जी ललित, अगर कुछ कहूँ ना होता तो आज ललित क्या कर रहे होते? स्ट्रगल ही चल रहा होता जी अभी भी। हाँ, मैं हमेशा से बॉम्बे जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया। हाँ। तो अगर मैं कभी ट्रायल लिया? हाँ, मैंने डायरेक्शन भी किया। हाँ, वो रह गया। मैंने 2-3 वीडियो डायरेक्ट भी किए, एज ए डायरेक्टर काम किया है। कहाँ, पंजाब या बॉम्बे? हरियाणवी इंडस्ट्री। हाँ जी। अच्छा। और वो कहते हैं, मैं एक चीज हमेशा, शायद ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि ज्यादा वो हो गया है, तो फिर भी ये बात मैं बता दूं कि मैं अक्सर भगवान को बोला करता था, भगवान इतना स्ट्रगल दे दिया आपने मुझे, यार आप मेरे को सरकारी नौकरी दिलवाते, वहां पक्का करवा देते, मैं खुश क्यों नहीं हुआ वहां?
आपने दिया ना मुझे सपने, आपने ही क्यों मुझे दिखाया कि मुझे सबसे बड़ा बनना है, मुझे सबसे अलग दिखना है। तो अगर आपने मुझे ये सपने दिखाए, मुझे टैलेंट भी दिया, लिखने की कला किसी में नहीं होती, मतलब जिनमें होती है सिर्फ वो गॉड ग्रेस होती है, गॉड ग्रेस क्योंकि म्यूजिक सीखा जा सकता है, हाँ, वीडियो एडिटिंग सीखी जा सकती लिखने है, के लिए जो भाव आते हैं वो इनर है। हाँ तो सच बात आपने दिया है, तुम अब आप ही संभालोगे। सच। हाँ, ललित, क्या आज के टाइम में, बिल्कुल मैं ओरिजिनल आंसर चाहती हूँ इसका, क्या आज के टाइम में क्या वैसे मीडिया, आपको लग रहा है कि मैं आपका कुछ फेक बता? नहीं अब तक फेक नहीं था, क्योंकि अब मैं बात वो करना शुरू करूंगी जो एक्चुअल में मीडिया से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया से मेन वो है, हाँ जी। मीडिया से है। क्या लगता है ललित कि मीडिया आज के टाइम में निष्पक्ष है? बिल्कुल ओरिजिनल आंसर चाहिए मुझे। नहीं, एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उनका नाम भूल गया मैं, अंग्रेज है वो, उन्होंने कहा था कि जिस देश का मीडिया बिक जाए वो देश विनाश की तरफ चल पड़ता है, तो हमारा देश उसी कगार पर है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ, मैं जब भी अपनी बात करती हूँ ना, मैं किसी से भी बात करती हूँ, मैं किसी मिनिस्टर से बात कर रही हूँ, मैं किसी आम आदमी से बात कर रही हूँ जिनका भी पॉडकास्ट होता है, तो मैंने कहा जब मैं अपना कोई मत रखती हूँ ना, तो मैं मत यहाँ पे किसी पार्शियलिटी में नहीं रखती। मैं अपना मत जो रखती हूँ या मैं जो पूछ रही होती हूँ, मैं वो पूछ रही होती हूँ जो एक आम आदमी की, मैं अपने आप को एक आम आदमी मानती हूँ कि जो मुझे दिख रहा है। क्या आम आदमी ऊपर की तो बातें नहीं समझता ना, लेकिन जो दिख रहा है, मैंने ऐसा फील किया मीडिया के अंदर कि मीडिया आज दो चीजों पे चल रहा है, एक पावर पे और एक पैसे पे। कि अगर कोई भी पत्रकार है या जर्नलिज्म में है, या तो फंडिंग या मतलब बहुत रेयर वो है कि अगर कोई बड़ा नाम है, ये मैंने देखा, जो मुझे सिर्फ मैं इसके लिए मैं अपने शब्दों को भी वापस ले सकती हूँ क्योंकि नॉट श्योर, लेकिन मैंने जब भी कोई न्यूज आती है कि मैं सिर्फ ये एनालाइज करती हूँ किस चैनल ने उसको कवर किया, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जिनके साथ रिलेशन है, चाहे वहां से फंडिंग आती है या नहीं आती है, तो खबर लेकिन तो खबर नहीं चलेगी उनके अगेंस्ट। एक लाइन भी सुनी होगी तारा मैडम के, हमारे यहाँ पर कुत्ता मर जाता है तो वो भी दिखाते हैं, हाँ, पर सच्चाई दिखाते वक्त कोई सामने नहीं आता। हाँ, मतलब मैं ये देख रही थी कि जिसकी भी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे पर्सनल रिलेशन है, कि फिर पत्रकारिता, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आज के टाइम में जो न्यूज चैनल है वो इसलिए न्यूज दिखाएंगे, या तो उनके उन घरानों से रिलेशन है या वहां से फंडिंग आ रही है, काम मिलता है और वो उनके अगेंस्ट कोई बहुत न्यूज वायरल हो रही है, तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे वो न्यूज नहीं चलेगी, तो पत्रकारिता निष्पक्ष है कहाँ? इसीलिए हमारा जो देश की मीडिया है वो 168 नंबर पर आ चुकी है, 168वें नंबर पर हमारे देश की मीडिया। और जो थोड़ी बहुत मीडिया की इज्जत बचा रखी है वो हम जैसे जो सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं, जिनके ऊपर भी अब ये सरकार शिकंजा कसने पर लगी हुई है, इनकी वजह से लोगों में एक उम्मीद है कि यार सोशल मीडिया के जो पत्रकार है ना, वो हमारी आवाज उठा सकते हैं। क्या कंडीशन आई है अभी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया के लिए? वो अपने ही लोग आवाज उठाते रहते हैं कि ये शर्तें लागू कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे, वो सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का था, क्योंकि उनको सुपरस्टार बनाने वाला सोशल मीडिया था। अगर मैं बात करूं ललित कि टीआरपी की सच्चाई क्या है, हम बिल्कुल ओरिजिनल बात मैं अगर आपने कोई मेरी न्यूज सुनी हो तो मैं अपनी हर न्यूज में एक अपनी मेरी टैगलाइन है कि हम खबर व्यूज के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करते हैं। हम वो खबर दिखाते हैं कि जिससे देखने वाले का नजरिया चेंज हो या उसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। पर हमारे शहर में ऐसा बना दिया गया है कि जिसके ज्यादा व्यूज है ना, वही पत्रकार है। लेकिन अगर हम व्यूज की भी बात करें, तो पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, बट जितना मुझे नॉलेज है, व्यूज खरीदे जाते हैं, और मैंने रिपोर्टर्स को व्यूज खरीदते हुए देखा है। पर वो सबको नहीं पता होता है, पर टीआरपी हर बिजनेसमैन जो ऐड करवाना चाहते हैं, प्रमोशन करवाना चाहते हैं, वो सिर्फ व्यूज देखेंगे, पर वो चाहे वो फेक व्यूज हैं। हाँ, क्योंकि दे डिडंट नो अबाउट इट
कि ऐसा भी कुछ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को और पता चल जाए, पर हर एक को नहीं पता होती हैं चीजें। हाँ, एक चीज और इसी में है, जैसे अगर शायद इसके बाद करनाल की मीडिया में हंगामा जरूर हो जाएगा कि अगर तारा मेकओवर या तारा जो बैठक पॉडकास्ट कर रही है, वो अगर किसी की एडवर्टीजमेंट ले आती है और वहां पर तारा को पता लगे कि ललित वहां पर जा रहा है, तो वो अपनी तारीफ 3 करेगी, ललित की बुराई 7 करेगी। ये करनाल की मीडिया का असली चेहरा है। क्या ये सही है? नहीं है ना। इस स्टार्टिंग में एक बात बोली थी मैंने कि हमें बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। कि यार जब हम स्ट्रोंग होंगे तभी तो हमारी ज्यादा वैल्यू होगी। हमारे सीनियर बताते हैं, केसी आर्या जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ज्ञान प्रकाश भाग्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं वो मीडिया के, वो बताते हैं कि जब वो पत्रकार हुआ करते थे तो नेता गाड़ी भेजा करते थे लेने के लिए कि जाओ उनको लेकर आओ। आज की मीडिया धक्के खा खा के जाती है और उसके बाद कुर्सी भी नहीं मिलती और वो इज्जत भी नहीं मिलती। तो वो उसका रीजन अपने पत्रकार ही, कि इनको देखता कौन है, इनके व्यूज देखो, इनसे काम करवा के क्या करोगे, हमसे करवा लो। और ये सब एक चीज और, आज जो मैं बातें बोल रहा हूँ तारा मैम, चाहे हम कैमरा पे बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलकर जाऊंगा ना, जबकि आप और मैं तो बहन भाई हैं, मैं तो आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पर फिर भी वो बात कहीं ना कहीं ट्रेवल कर जाएगी आगे। तो जो लोग इस गुमान में रहते हैं, इस समझदारी में रहते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं और वो बात नहीं पहुंचेगी, तो वो पहुंचती है। वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कभी ना पहुंचे। तो इसीलिए मेन मुद्दे पर आता हूं, इसीलिए जर्नलिज्म छोड़ी नहीं, सिर्फ जर्नलिज्म के वो भेड़ चाल से निकलकर मैं पॉडकास्ट में आ गया और बड़ी खुशी से, गर्व से कहता हूं कि मैं करनाल का पहला पॉडकास्टर हूं। राइट, बिल्कुल सही। ललित, क्या मीडिया पर राजनीतिक दबाव हमेशा बना रहता है? हमेशा। और हमारी ऑफ रिकॉर्ड्स कई बातें भी होती रहती हैं। कई बार हम का मतलब हम सारे मीडिया जगत प्यार में दब जाते हैं, कभी दबाव में दब जाते हैं, तो कभी गांधी जी के प्रेशर में दब जाते हैं, पैसे के प्रेशर। तो हमेशा दबाव बना रहेगा। अगर मैं एक शब्द में आज के टाइम में जर्नलिज्म को बोलूं तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि आज के टाइम में जर्नलिज्म बिजनेस है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का तो बिजनेस रह गया। अगर आप नोटिस करेंगे, हर पत्रकार वो खबर चलाता है जिससे उसको व्यूज मिले। पर ललित शर्मा एक ऐसा पत्रकार था जिसने करनाल शहर के मंदिर दिखाने शुरू किए थे कि करनाल के मंदिर है, यहाँ पर इतने सालों से ये मंदिर है, यहाँ का शिवलिंग इतना पुराना है, यहाँ की ये मान्यता है। सब पत्रकारों ने खबर दिखा दी। फिर मैं वहां जाता था कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव क्या दिखा सकता हूँ। और मे बी दिस इज द रीजन कि चाहे व्यूवरशिप कम मिली पर प्यार ढेर सारा मिला। लोगों ने बहुत प्यार दिया कि यार इतना पॉजिटिव कैसे निकाल लेते हैं। ललित, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो जानबूझ के दबा दी जाती हैं? जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा नुकसान हो जाए। अच्छा, जैसे थोड़ा सा ब्रीफ करो इसको। जैसे कोई घोटाला हो गया, अब ये घोटाला हुआ था, धान घोटाला हुआ था। हाँ, धान घोटाला हुआ नहीं, चलो वो तो बड़े घोटाले, ऐसे एक नॉर्मल कोई भी एक बैंक के किसी अधिकारी का कोई पैसे पूसों का मामला था, तो खबर दबा दी गई। कारण अभी मैंने बताया कि 3 ही कारण है, या तो प्यार या दबाव या फिर गांधी जी। ठीक, कि उनकी छवि ना खराब हो कहीं ना कहीं। और हर इंसान अपनी इमेज के लिए घूम रहा है, हर इंसान, आप भी, मैं भी, हर एक इंसान। और एक चीज और मैंने बड़ी, जो शायद मैं ज्यादा सोचता हूँ या ज्यादा मैं वो रहता हूँ, पैसे वाले की इज्जत वैसी रहती है, चाहे वो अच्छा इंसान है या नहीं है, डजंट मैटर। तुम उनके आसपास के लोग उनको हमेशा भगवान की तरह मानते, चाहे वो गलत भी बोल रहे हो। और शायद मैं उनमें से नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपनी शर्तों पे जीता हूँ और खबर करने का मन है तो करूंगा। और ये आप नहीं, मेरे सारे जर्नलिस्ट जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो इसीलिए रोते हैं कि भाई इधर को घर से भी उठाने आते हैं ना, तब भी मना कर देते हैं। एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट है, एक बख्शीश पाजी हैं जो अमेरिका चले गए, एबीसी न्यूज चैनल चलाया करते थे वो आए मेरे पास कि ललित साथ में खबर करते हैं यार।
और पहले वो मेरे से चिढ़ते थे, उनको उनके कान भर रखे थे कि ललित ऐसा है, ललित वैसा है, ललित ये है, ललित वो है, और मुझे उसके खिलाफ भर रखे थे। एक दिन वैसे ही मिलना हो गया किसी मीडियोकर के थ्रू, अजय भारद्वाज के थ्रू आए, कहते यार साथ में काम करते हैं। मैंने कहा यार पाजी मेरा को पता है मैं मन मर्जी का आदमी हूँ यार, मैं नहीं करता यार। कहता ललित भाई आपको क्या चाहिए? मैंने कहा यार मेरे ना कभी मिलियन व्यूज नहीं आए, मतलब मेरे को 4 साल हो चुके हैं, मैंने कभी मिलियन का मुंह नहीं देखा। तो कहता यार मैं सरदार था, कहता वाहेगुरु को बहुत मानता हूँ मैं, मेरे साथ काम कर ले तेरा मिलियन आ जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार चलो। मैंने कहा एक शर्त है, मुझे घर से लेके आना पड़ेगा और घर पे छोड़ना पड़ेगा शाम को। ठीक है। कहता ठीक है। उस बंदे का घर था हेरिटेज के पीछे। अच्छा। खबर अगर हाईवे पे भी हो तो वो बंदा पहले मुझे सेक्टर देना लेने आता था। ठीक है। इतना प्यार मिला है। और बाय गॉड ग्रेस 15-20 दिन के बाद वो इन हजार्स आने लगे, फिर वो एक दिन मिलियन आ गया। अच्छा। अपने आप ही आ गया, या उसकी वो इंटेंशन थी कि ललित काम करेगा, हम काम करेंगे तो आ जाएगा। और मिलियन आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उसे फोन किया, बधाई दी, पार्टी करी हमने बारबेक्यू नेशन में जाके। मैंने कहा पार्टी करो वाली। तो फिर वो अमेरिका चले गए मेरे मिलियन आने के बाद। तो अब जब भी मेरी बात होती है ना, मैंने कहा भाजी आप तो सेट हो गए हो, मेरे को बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरे को आपके जाने का नुकसान बहुत हुआ क्योंकि अगर आप होते, वो बंदा मुझे घर से उठाता था खबर के लिए जबरदस्ती कि यार चल यार ललित भाई, फोर्स था पीछे। हाँ कि चल यार चल यार। तो वो है। अच्छा ललित, क्या आज पत्रकार सुरक्षित हैं? आप में अपना दम होना चाहिए। अगर आप अपने पत्रकार जगत की उस पे चलोगे तो आप मारे जाओगे, बीच चौराहे पर मारे जाओगे। आपके पास अपना दम होना चाहिए, हर समस्या से लड़ने का, सुलझने का, बचने का, बचाने का, तो आप सुरक्षित हैं। वरना अगर आप ये सोचें कि मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा होगा, मेरा जो पत्रकार समाज मेरे साथ खड़ा होगा, कोई भी नहीं। ललित, आपने जो अभी ये वाली बात बोली, अगर आप ये कह रहे हो कि जब भी कोई संगठन बनता है, और वो हर जगह होता है संगठन, अगर उस संगठन के अंदर, जैसे पत्रकारिता के भी संगठन है अलग अलग, अगर वो संगठन आपको सेफ्टी नहीं दे रहा, ना बातों से ना सामाजिक रूप से, तो उन संगठनों का वजूद क्या है? मैंने अभी एक बात बोली, अभी आप उससे रिलेट करोगे। मैंने देखा हमारा एक संगठन है करनाल, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाएंगे सब, क्योंकि एक ही। मैं देख रहा हूँ वहां पे सिर्फ 4-5 लोग ही इसको चलाए जा रहे हैं, बाकी सब भेड़ चाल की तरह बैठे हैं बुत बनकर, कोई बोलता तक नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो यार, तुम औरों को तो मौका दो, तुम एटलीस्ट कुछ नहीं दे रहे तो बोलने का तो मौका दो। तो वो भी नहीं देखा मुझे, तो इसीलिए मैंने फिर एक अपना नया संगठन खड़ा किया, जिसका मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और हमारे संगठन में फिर 300 मेंबर भी हैं। हमने बढ़ चढ़कर प्रोग्राम्स भी किए, सिर्फ इसीलिए मैं वो बात रिलेट कर रहा हूँ कि जहां पर गलत होता है ना, फिर मैं वहां रुक नहीं सकता। वो मेरा जमीर मेरे को गवारा नहीं करता कि यार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। तुम कैपेबल चीजों को इग्नोर करके सिर्फ भाईचारा या देखोगे तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। तो और वहीं मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, चुप बैठे रहेंगे, छोड़ना यार, राम रमी तो है, बड़े लोग हैं, कभी तो काम आ जाएंगे, इस चक्कर में चुप बैठे रहते हैं और वो अपने हक का भी नहीं ले पाते। कई बार ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशन जो हम सामाजिक रूप से निभाते हैं कि कभी काम आ जाएंगे में बहुत सारे रिलेशन ढो रहे होते हैं लोग, ढो रहे होते हैं सिर्फ इसी उम्मीद पर, सिर्फ इसी उम्मीद पर, और वो कभी काम भी नहीं आते मौके पर। बहुत बहुत, और आपने भी बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा कि हमेशा मौके पर धोखा मिलता है। हाँ। तो वो हर एक को मिलता है, फिर वो तब उसकी आंखें खुलती है कि बिना बात की भेड़ चाल में मत चलो। वो फिर कहावत इसीलिए बनी है कि बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से अकल आएगी। तो वो इन्हीं को ठोकर कहते हैं कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। ललित, अगर पत्रकारिता में बात करें हम, तो जर्नलिज्म के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? जड़ देखिए, ये मुझे लगता है कि ये कट घरे में खड़ा कर दिया आपने मुझे, और सारी सच्चाई आप मेरे मुंह से निकलवा कर। भ्रष्टाचार शुरू वहीं से होता है जब आप
वही 3 चीजों के दबाव में आ जाए कि दिखाना तो ये था यार, हमें पढ़ाया गया था कि खबर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही जा रही है। और हर खबर में 10% ही दिखाया जाता है, 90% अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए छुपा लिया जाता है। सबको नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि फिर बहुत ऑफेंड हो जाएगा, नहीं, पर कुछ लोग या कुछ % हिस्सा ऐसा करते हैं, चाहे उसमें ललित शर्मा भी क्यों ना हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी, क्योंकि हम इस समय जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। हम तारा जी, एक बिहार के पत्रकार है मनीष कश्यप, नाम सुना आपने? सुना है ना। वो जेल तक हो आया, वो है ईमानदार पत्रकार। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, उसके ऊपर एक ऐसा एक्शन लगाया, धारा लगाई गई, 1 साल तक तो उसकी जमानत ही नहीं थी उसमें, पर वो फिर भी झुका नहीं। ऐसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, एक यूपी के हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो एसपीज को झाड़ देते हैं। क्या आप अपने काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं? एसपी को झाड़ देना। और यहाँ पर मैंने देखा है कि इतना पानी मार वो देसी कहावत है, इतना पानी मार देते हैं कि सब ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक आम इंसान के तरीके से जो मैं पूछ रही हूँ इस समय, शायद ये क्वेश्चन है नहीं लिस्ट में, लेकिन एक ऐसा इंसान जो परेशानी में जी रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, परेशानी में जी रहा है, असली न्यूज़ दिखाता है, लेकिन उसके पास जीवन यापन के लिए भी कुछ नहीं है, और दूसरा इंसान सेम प्रोफेशन का है, दुनिया में वाहवाही है, अपना जीवन लग्जरी से जी रहा है और पत्रकारिता कर रहा है, तो दोनों में से कौन ठीक है? इस पर भी एक कहानी है मेरे पास। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यार हर व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कुछ ही लोगों को वैल्यू क्यों दे रहे हैं, तो क्यों ना हम एक झुंड बनाकर चले जहां पर हम थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बन जाए, तो शायद हमारा जीवन यापन भी अच्छा हो जाएगा और रिस्पेक्ट भी अच्छी रह जाएगी। थोड़ा टाइम तो वो चला, लेकिन तारा लीड क्यों कर रही है, ललित को दिक्कत हो जाएगी, ललित लीड क्यों कर रहा है, तारा को दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत आ जाती है फिर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीडरशिप की दिक्कत है कि ऊपर कौन आया है, बस कि इसका नाम कैसे हो रहा है। एक बार एक इंसिडेंट याद दिलाई देता हूँ आपको। एक हम साथ में ऐड के लिए कहीं गए थे, सेम प्रपोजल हमने किसी को दिया और उसने कहीं और डिस्कस किया और उसने कहा ये प्रपोजल तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, और वो हमारी ऐड कैंसिल हो गई थी। इफ यू रिमेम्बर, क्या बात थी, मुझे याद। आपने मेरी एडवर्टीजमेंट के लिए कहीं पर सिफारिश की थी कि ललित इज अ गुड रिपोर्टर, आप इससे ऐड करवाइए। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली याद आया, मैंने किसी को रेकमेंड किया था। तो उसमें कोई और था। हाँ, तो वो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तारीफें, अपनी अच्छाइयां नहीं बताते, आप दूसरे की कमियां गिनवाकर अपने आप को बेहतर बताते हैं। और सामने वाला भी यही वो करता है कि यार जब इनको नीड होती है भीड़ दिखाने की तो सब पत्रकारों को बुला लेते हैं, पर जब हक देने की बात आती है तो फिर ये गिने चुनों को बनाता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि आप किसी को नीचा मत दिखाओ, आप अपने आप को बेटर बनाओ। मैं तो यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सभी के लिए। हाँ, सभी के लिए। क्या आप अपनी लकीर लंबी करो ना। हाँ, आप किसी दूसरे को, सभी के लिए है ये वाली चीज कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाना। एक बार हुआ भी आज मेरे ख्याल से पॉडकास्ट, एक्चुअल पॉडकास्ट यही है कि आप रियल हो। हाँ, मैं यहाँ पर भी अगर फेक बनकर चला जाऊंगा तो शायद फिर वो वाली बात नहीं आएगी कि ललित क्या है या ललित के मन में क्या है, किसी को क्या पता चलेगा। तो ऐसा तो ललित सबको दिख ही रहा है। एक व्यक्ति सबको ऐड दे रहा है और सिर्फ ललित शर्मा को नहीं। तो तारा जी, क्या आपको लगता है कि ललित शर्मा इतना भी अच्छा है या इतना घटिया पत्रकार है या इन्फ्लुएंसर है कि उसको एक ऐड ना मिले जबकि उसको पूरा शहर कवर कर रहा है? तो ऐसा मुमकिन है? तो क्या कोई स्ट्रेटजी होती है? हाँ, वही 2-4 लोग जाते हैं और अपनी अपनी गुड वैल्यूज बनाते हैं। नहीं, अपनी गुड वैल्यू नहीं बनाते, दूसरे की नेगेटिविटी दिखाते हैं, और जबकि होती नहीं है। और समय बदलता है, जैसा मैंने कहा, घूम कर बातें फिर आती है। अगर पत्रकारों के पास खबर नहीं आएगी फिर हम क्या पत्रकार हैं, सब खबरें आ जाती है। पर हमने कभी उस चीज को कभी मायने नहीं रखा। जैसा मैंने कहा कि उनके लिए ये प्रोफेशन हो सकता है, उनके लिए कमाई का जरिया हो सकता है। ललित शर्मा का ये पैशन है, प्यार है,
तो इसीलिए जब मेरा मन होता है तो मैं जाता हूँ, और वो खबर जो शहर ने दूसरे तरीके से दिखाई होती है, मैं अपने तरीके से दिखाता हूँ कि इसमें मेरा नजरिया ये है। चाहे वो 100 लोगों को पसंद आए, पर वो 100 लोग मुझे सच में प्यार करते हैं फिर। पर जो नहीं कभी हम मिल पाते या कुछ पाते, तो अगर हम मिलकर चलेंगे ना, तो वही वैल्यू पत्रकारों की दोबारा आ जाएगी, वही सच कहने की हिम्मत हर पत्रकार में दोबारा आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ललित शर्मा के पीछे उसका पत्रकार संगठन खड़ा है। राइट। कोई अटैक नहीं करेगा। तो बेसिकली संगठन का होना बहुत जरूरी है। ललित, क्या रिश्वत देने वाला ज्यादा दोषी है या लेने वाला पत्रकारिता में? मुझे एक नाम नहीं लूंगा, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे एक दिन बोला, मैंने बोला भैया ये तो गलत है यार, पैसे लेना तो गलत है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई अपनी खुशी से दे रहा है तो गलत नहीं है। वो मुझे पहली बार पता लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। कौन खुशी से देता है? मतलब अपनी मर्जी से दे रहा है। क्यों देगा कोई अपनी मर्जी से? whatever जो रीजन है ना, कि आप कोई भी रीजन हो, अगर वो खुद दे रहा है, तुम उसको प्रेशर नहीं दे रहे कि मुझे दो, तो वो गलत नहीं है। मुझे ना किसी ने एक लाइन बोली, मुझे बड़ा अजीब लगा सुनने के बाद, बड़ी अजीब थी वो लाइन मेरे लिए। कोई सर्कल में ही है, उनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, तो मैंने जस्ट वैसे ही पूछ लिया, बाद में हमारी कोई डिस्कशन हो रही थी कि तारा पॉडकास्ट क्यों करना है। मैंने कहा मेरी डेस्टिनी मुझे अलग अलग जगह का वो दिखाती है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था, और मेरा कुछ कोई वो नहीं था, बट मैं ऑलरेडी मीडिया तो कब से यूज कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे तो मैं पिछले 10 साल से हूँ। मैं अपना पेज मेंटेन कर रही हूँ सोशल मीडिया। इन्फ्लुएंसर से ज्यादा आपके फॉलोअर। हाँ, तो मेरे लिए सोशल मीडिया पे आना कुछ नया नहीं है। या मैं, और जैसे तुमने अभी पहले बोला कि कोई कहता है, तो मैं तो पहले भी, लोग मेरे साथ जब मैं जाती थी तो सेलिब्रिटी वाला वो आता है, तो मुझे ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मैं पॉडकास्ट करने के बाद कुछ अलग हो गई। एक सेगमेंट मेरा अलग हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं हूं तो भाई। तो उन्होंने बोला पैसा कमाने का है या फिर जो पत्रकारिता में होता है वो करना है। तो मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे समझ नहीं आया पत्रकारिता के अंदर होता क्या है। तो मैंने उनसे करेक्ट करके पूछा, ऐसे करके, मैंने कहा क्या कहना चाहते हो आप? मैंने लिटरली ये शब्द पूछा। कह रहे नहीं छोड़ो, ऐसे करके। वैसे ना समझो तो ज्यादा बेहतर है मुझे, लेकिन मैंने उनसे, मेरे साथ प्रॉब्लम है, या तो मुझे बताओ मत, अब बताया तो डिटेल बताओ। तो फिर जो उन्होंने बताया, तो फिर मुझे लगा अच्छा ऐसा होता है। तो वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी जो उन्होंने पत्रकारिता को लेके बताई बात। वो सबके लिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, वो सबके लिए लागू नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द के लिए जो बताई गई वो सुन के बड़ा शॉकिंग था। मैंने आकर्षण उपल जी का पॉडकास्ट किया। पहली बात तो उन्होंने मुझे एक बड़ी क्लियर बोली कि छोटे भाई एक शर्त पे आऊंगा। मैंने कहा क्या? कहते तू ये समझ के पॉडकास्ट नहीं करेगा कि तू मेरा भाई है। तो मुझे तो ऐसा हो गया सोने पे सुहागा। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। ये तो मुझे खुलकर आने को बोल रहे हैं। और वो पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ माइन। उसमें मैंने एक चीज पूछी थी, एक यहाँ पर नरवाल जी वाला जो केस हुआ था, उसमें पत्रकारों ने अपना चैनल चलाने के लिए उनके घर की चाय तक बनाते हुए दिखा दिए। उसके फादर को धक्के मारने पड़े, मीडिया को गेट के कुंडे लगाने पड़े कि बाहर निकल जाओ। तो तुम क्या स्तर कर रहे हो यार मीडिया का? मैं सिर्फ वहां 2 बार गया। एक बार जब राहुल गांधी ने आना था, क्योंकि एक वो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आई एडमायर हिम। एक बार मुझे किसी लीडर का फोन आया स्पेशल कि ललित हम आ रहे हैं, आप आओगे? मैंने कहा जी मैं तो कवर कर ही नहीं रहा, मैंने सिर्फ एक न्यूज थी, दुखद न्यूज थी, वो मैंने कर दी, पर मेरे टीआरपी का मुद्दा नहीं है वो। कहते नहीं प्लीज आना पड़ेगा। फिर वो प्यार में जाना पड़ा कि चलो मैं आ जाता हूँ। सिर्फ उनकी खबर की, मैं उनके घर तक भी नहीं गया। मुझे फिर वही समझाने वाले, जैसे आपने बड़ी कोशिश की समझाने की मुझे, मैं नहीं समझा। और भी लोग मुझे प्यार करते हैं कि मैं भी अगर चाहूँ ना, 10 दिन का काम है। सुबह लोग मरते हैं, मर्चरी हाउस जाकर उनको रोता दिखाऊंगा, व्यूज आ जाएंगे। एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, मैं जाऊंगा व्यूज दिखाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। पर उस वायरल में मैं अपने आप को कहीं गुम कर दूंगा। और इस बंदे ने जब अपने आप को पाने के लिए इतना कुछ कर लिया जिंदगी में, तो
अब ये थोड़ी सी टीआरपी के लिए जो लोग शायद मेरे सुख दुख में खड़े भी नहीं होंगे, पर वो लोग जरूर खड़े हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करता हूँ, जो मेरे को अच्छा मानते हैं, वो मेरे सुख दुख में जरूर खड़े होंगे। एग्जाम्पल आकर्षण उपल, जब उनके साथ बुरा हुआ तो कुछ गिने चुने लोग थे, 5-10 मिलियन लोग नहीं आए थे। तो ये मेरा सोचने और देखने का नजरिया। अब तक की जर्नी जितनी भी जर्नलिज्म में देखी है ललित, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ देखा? मैडम, हर रोज भ्रष्टाचार होता है, हर रोज एक नया भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, हर रोज, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। फिर ऐसा लगता है तुम कहीं ना कहीं समाज में रहते हुए डरने लग जाते हो। जैसा आपने कहा कि कुछ खबरें नहीं दिखाई जाती है, बहुत से एग्जाम्पल है, जबकि आप तो इस फील्ड में कम, मैं तो लीस्ट इंटरेस्टेड है ना। हाँ। पर फिर भी हम तो हैं, तब भी हमें पता है कि आधे जर्नलिस्ट इस खबर को नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि कुछ लिंक्स हैं। आधे जर्नलिस्ट जान के दिखा रहे, क्यों दिखा रहे? क्योंकि कुछ लिंक्स बनाना चाहते हैं। तो ये देख के ना मैं इस वाली चीज को मैं नोटिस करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बेशक न्यूज में नहीं घुसती, मैं देखती हूँ मेन किस किस ने कवर किया, तो मैंने देखा हर जगह पार्शियलिटी होती है। हाँ। और इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगी, इसको मैं सारे ही जर्नलिस्ट के हिसाब से सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए, हाँ सबके लिए कि कुछ फेवर में रहना चाहते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल न्यूज को कवर ही नहीं करते हैं, कुछ किसी के जानकार हैं तो वो इसलिए नहीं न्यूज को कवर करते हैं। एक बार एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, तब तक आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। एक बार हम, कोरोना का टाइम था, लोग मर रहे थे और लोग अपना बिजनेस चला रहे थे। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि यार, एक तरफ लोग मर रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, तुम उन चिताओं के दूसरी तरफ चूल्हा सेक रहे हो। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर आपका ना ये काम चल रहा है और ये गलत है। उसने फोन काटा। उसने XYZ जर्नलिस्ट को फोन किया होगा, किसी को किया मुझे नहीं पता, पूछा होगा कि ये ललित शर्मा का फोन आया है और मुझे ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो आगे से एक ही रिप्लाई आता है, इनको देखता कौन है। अच्छा। मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा सर मैं पत्रकार ललित शर्मा बात कर रहा हूँ और आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? कहता कोई गलत काम नहीं चल रहा है, फोन काट। ऐसे बोला और फोन काट दिया। मेरे साथ वही बलविंदर शर्मा मेरे साथी थे। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है। मैं हंसा, वो कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा चलो इसको बताते हैं कि गलत के खिलाफ जब इंसान खड़ा हो जाता है तो क्या करता है। मैंने उस खबर की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्चुअल जर्नलिज्म कर दी। इवन DC निशांत यादव थे, बहुत ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, अधिकारी, बहुत ऑनेस्ट। उनसे मिला, उनको कहा, नेताओं को बोला, ऐसे कहा। एट द एंड उन्होंने मेरे को फोन करके बुला लिया कि मिलना आपसे, आ जाओ। तो मैं चला गया मिलने। पहले बातें करते रहे, ये है वो है, ये है वो है। फिर कहते हैं यार ललित जी, अगर आप कहते हो तो हम ये बंद कर देते हैं, लेकिन ये हमारे ना 100 स्टाफ है, इनकी सैलरी कहाँ से निकालेंगे? तो मुझे वैलिड लगा जो उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो मैंने कहा ये बात आप पहले रख देते, इतना तमाशा ही ना होता। तो मैंने कहा ठीक है जी, खत्म। मैं ये बात कह के उठ के चल, कह रहे रुको 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 रुको, मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऑफर वाली बात होती तो सर मैं आपसे आके अकेले में मिलता, चुपचाप मिलता और अपना काम करके चला जाता, मैं क्यों खबरें दिखाता। मैंने कहा मुझे इस चीज का लालच है ही नहीं। फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जर्नलिज्म मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा पैशन है, मेरा प्यार है। ललित, क्या एक आम आदमी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में जिम्मेदार है? बिल्कुल। कैसे? देखिए मोदी जी ने, सब लोग उनको कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मैं एक दूसरा नजरिया दिखाता हूँ लोगों को ना कि क्या नजरिया है। मोदी जी ने सब काम ऑनलाइन कर दिया कि सब एक ही तरीके से चलेंगे। पर वहीं जब ललित शर्मा की बात आती है ना, तो ललित शर्मा अपने बड़े अधिकारी को फोन करता है किसी को कि सर मेरे को लाइन में नहीं लगना। तो भ्रष्टाचार है। पैसे वाला इंसान पैसे देगा और घर पे उसके काम होके चला जाएगा, तो वो भ्रष्टाचार है। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि वी आर दी पीपल जो सुधरना नहीं चाहते।
कौन है अधिकारी? अधिकारी भी तो इंसान ही है। हम ही तो उनको ब्राइब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमारी फाइल में कोई कमी है, हम बोलेंगे पैसे ले लो यार, हो गया दे दो यार, वो आंख बंद करेंगे, फाइल बंद करेंगे, चलो जी। इसमें मैं एक बात अगर कहूँ तो क्या जो पैसे वाले लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी उस अफोर्ड से कंफर्ट जोन या लग्जरी ले रहे हैं तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है, मैं तो बोला ही नहीं। मैं तो, आपने बोला ना कि नहीं, मैं अगर इसको इस तरीके से भी देखा जाए, एक तरफ तो एक आम आदमी कर रहा है, लेकिन अगर जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना कंफर्ट जोन उस पैसे से कर रहे हैं तो उसमें क्या, इस बारे में क्या कहोगे? तो हर इंसान उसी पर कर रहा है ना मैडम। जिसके जितनी रीच है, अप्रोच है, वो अपनी लग्जरी जी रहा है। किसी का लिंक्स नहीं है तो वो किसी का हाथ पकड़ लेगा, और जिसके डायरेक्ट लिंक है, जिसके डायरेक्ट लिंक है फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि गलत है। देश बहुत पहले सुधर जाता। हमारे बाद जो देश आजाद हुए ना, वो आज हमसे 40-40 साल आगे पहुंच गए, और आज हम 40 साल पीछे रह गए उनसे पहले आजाद होने के बावजूद भी। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक आम आदमी का बहुत बड़ा, आम आदमी का ही, हम ही लोग तो हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो अपना नाम ही ले दिया कि अगर मुझे कुछ काम है तो मैं लाइन में नहीं लगूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लिंक्स बन गए, पावर बन गया। पैसे वाला पैसे खर्च लेता है। अरे छोड़िए मैडम, भगवानों तक के वीआईपी दर्शन होने लगे। हाँ, होते हैं। एक हमारे बड़े फेमस राइटर है, एक्टर है, बॉम्बे में एक्टर है वो, और उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी थी कि ए भगवान नीचे मत आना, तेरे ठेकेदार तुझसे भी आगे निकल गए। तो पुजारी जो है वो भगवान से भी आगे निकल चुके हैं। जब भगवानों के नाम पर वीआईपी दर्शन होने लगे, जिस दिन भी मुझे कोई प्रधानमंत्री जी या कोई ऐसे पावरफुल बंदा पूछे कि क्या चेंज करना है, मैं ये चेंज कर दूंगा। कि तुम गरीब को गरीब होने का एहसास क्यों दिलाते हो यार? मुझे तो ऐसा लगता है गरीब को गरीब होने का एहसास तो कहीं पे भी जाने पे होता है। तो वो बंद होना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार नेताओं से ज्यादा जनता की आदत बन चुका है? लगता है ऐसा ललित? इक्वल है मैडम, दोनों बराबर के हकदार हैं। फिर मैं वही बोलूंगा कि जैसे पहले जो जैसे कहा जाता है, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट कि ऐसा होता होगा। जैसे पहला कहा जाता है कि पहले नौकरियां लग जाती थी, तो नौकरियों के पैसों के ऑफर लेके नेताओं के पास कौन गया? एक आम आदमी। और कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी इसलिए इन्वॉल्व है, अरे यार कौन धक्के खाएगा, है तो कर दो बस। या एक थॉट प्रोसेस जो पैसे वालों का है, जो बहुत जमींदार भी लोगों का, अरे यार इतने किले बेच देते हैं, इतने किले में से इतना पैसा चला जाएगा और जॉब लग जाएगी, इतने की रिकवरी 2 साल में हो जाएगी, तो फिर सारी जिंदगी की नौकरी है, सारी जिंदगी की ऐश है, बैठे बिठाए पैसे आएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस तो है, बराबर है, तो बराबर है। एग्जैक्टली। क्या बिना पैसे दिए आज कोई काम हो सकता है? नहीं, आपको धक्के खाने पड़े, हो जाएगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसा और पावर दोनों में से एक में काम चलाते हैं। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही बात आ गई, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक काम जो उसका शायद 3 दिन में हो जाना चाहिए था, उसके लिए उसको 3 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए एक आम आदमी को ये लगता है कि यार पैसे देके जान छुड़ाओ। ललित, आज के टाइम में राजनीति सेवा है या व्यवसाय? ये सब जानते ही हैं, ये मुझसे मत बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। रियल टॉक्स आ रही है। राजनीति सिर्फ पेशा ही है, आपको सिर्फ तब तक पैसा लगाना है जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं। उसके बाद आपके पास 10 टाइम्स रिटर्न होकर आता है। 10 नहीं 100 टाइम्स। फिर आप बेहतर जानते हैं तो। ललित, क्या ईमानदार लोग राजनीति में टिक पाते हैं? एज अ जर्नलिस्ट जितना देखा है आपने। कहते हैं कि यार ये अधिकारी ईमानदार क्यों नहीं होते? तो एक ऐसी दलदल है जिसमें आपको बने रहने के लिए उन जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, फिर मायने रखता है कि आप कम वाले हो या ज्यादा वाले हो, बस। ऐसे ही पॉलिटिक्स है कि आपको पता आपके एक साइन से टेंडर पास हो रहा है, अगर आप नहीं लोगे तब भी वो होना ही है, और अगर आप ले लोगे तो आपको क्या जा रहा है? क्या ये वाली बात सच है कि जो भी पद पे चला जाता है वो बस अपने कुर्सी के पावे पे जाता रहता है? हाँ, क्योंकि उसने स्ट्रगल बहुत किया होता है, पैसा खर्चा होता है, मेहनत की होती है, तो वो लगता है कि अभी तो मौका मिला यार रिकवरी का।
ललित, चुनावों में पैसा कितना प्रभाव डालता है? सारा, टोटल पैसे की गेम टोटल होती है। पैसे। आज चुनाव, पहले एक एमएलए का चुनाव 1 करोड़ का होता था 2014 से पहले। अच्छा। आज एक एमएलए का चुनाव 10 करोड़ का हो गया। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो आप उम्मीद कीजिए कि आप जीत सकते हैं, वरना तो चाहे आप सोने के होकर आ जाइए। आप एक चीज बताइए, क्या कभी आपने सुना कि कोई ईमानदार बंदा जीत गया यार? कभी सुना? देश में 400 समथिंग एमएलए बनते हैं, 448 लगभग। एक आधा सुन जाता होगा कि यार वो ईमानदार था यार, वो जीत गया। आज तक कोई वो सुना? पैसा, अगर मैं, आप ये कह रहे हो कि अगर 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो जिसके ऐसे भी हैं जिन लोगों की वर्थ 10 करोड़ नहीं थी, फिर उन्होंने 10 करोड़ कहाँ से लगाया? पार्टी फंड्स होते हैं। अगर वो पार्टी से लड़ रहे हैं तो पार्टी फंड्स होते हैं, और जब किसी बड़ी पार्टी से आपको टिकट मिलती है तो शहर के जो लोग फंडिंग करते हैं। क्या जनता भावनाओं में वोट देती है? नहीं, कोई भावना नहीं, बिकाऊ है सब कुछ बिकाऊ है, आम जनता बिकाऊ है। अपने छोटे फायदे के लिए। ये भी मेरी लाइन बड़ी पसंद है मुझे, कि हम अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कोई दारू में बिक जाता है, कोई राशन में बिक जाता है, कोई पैसों में बिक जाता है, कोई सूट में बिक जाता है, कोई भाईचारे में बिक जाता है। फिर 5 साल के लिए हम उस नेता को कोसते रहते हैं, जबकि हमें दिख रहा होता है कि सामने वाला यार व्यक्ति ये ज्यादा बेटर, अच्छा है यार, पैसे हैं नहीं है, दारू बांट सकता है नहीं बांट सकता है, क्यों वोट देनी है? मतलब एक इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए बैठा हुआ है। एक पावरफुल चीज है वोट, पर एक शराब की बोतल के चक्कर में लोग अपना वोट बेच देते हैं और फिर 5 साल रोते रहते हैं। सिर्फ एक दारू की बोतल के पीछे आपने अपने 5 साल दे दिए। और गरीब आदमी के लिए देखिए, राशन बहुत बड़ी चीज हो गई है ना, होती भी है। अब हमें तो मिल रहा है तो हम वैल्यू नहीं करते, पर गरीब आदमी के लिए राशन बहुत होता है। अगर इसको एक शॉर्ट उसमें बोला जाए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम जनता को अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता ना। जिस दिन इसको वोट की वैल्यू पता लगे, वो नोटा को वोट दे दे, राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्मी रूल करेगी देश पर, और आर्मी तो फिर आर्मी है। इस देश में अगर कोई ईमानदार है तो वो आर्मी है। वहां पे भी करप्शन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉप पे ईमानदारी है तो सिर्फ आर्मी में है, तभी हम सुरक्षित हैं। जब आप एज अ जर्नलिस्ट चीजों को कवर करते हैं तो जो नेता है और जो पब्लिक है उनके बीच में सबसे बड़ी जो दूरी है वो क्या लगती है? कई बार ना मैडम, इस पे भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, सच में बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप ना पूछते शायद मैं डिस्कस ही ना कर पाता। गवर्नमेंट्स की हजारों ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होती और उनके फायदे की होती है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को देखा है कि वो जो स्कीम निकाल रहे हैं वो उनके लिए भी कोशिश करते हैं कि वो आम जनता तक जाए, लेकिन पहुंच नहीं पाती। तो जरिया बसता है पत्रकार। तो हम वो चीजें दिखाते ही नहीं यार, कि यार ये सरकार ने ये स्कीम निकाली है, इससे इन महिलाओं को फायदा हो सकता है, इनसे कुछ भी नहीं। क्या पत्रकार इसको बहुत छोटी चीज समझते हैं कि हम क्यों दें? हमें क्या है कि हमें क्या फायदा हो रहा है? जिसको फायदा होगा वो अपने आप पता कर लेगा। जबकि गवर्नमेंट्स की इतनी स्कीम्स आती बहुत स्कीम्स हैं। हाँ। बहुत स्कीम्स हैं, बहुत स्कीम होती है। हाँ। हमें फायदा लेना ही नहीं आता। मैंने जो देखा है कि गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती हैं उसके लिए एक सेगमेंट भी लगाती है कि जा जाके बताओ लोगों को, पर फिर भी नहीं पहुंच नहीं पाती। और जबकि अब हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको हायर करती है अपनी स्कीम्स बताने के लिए। तो अच्छा पहल है ये। ललित, आज के टाइम में एक समाज के तौर पे अगर हम देखते हैं, एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे अगर हम समाज में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? आम आदमी को ना मैडम, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ना, स्वास्थ्य इशू है, हेल्थ इश्यूज है। अगर हमारे देश में सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होना शुरू हो जाए, और जिस भी सरकार, जो भी व्यक्ति ये कर दे, वो सरकार कभी हिलेगी नहीं। जैसे भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना लेकर आए, कितने लोगों को फायदा हुआ, 5-5 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा है, चाहे प्राइवेट में भी चले जाओ। पर कुछ पंगा पड़ गया कि वो प्राइवेट वालों को पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बंद कर दिया या कुछ कर दिया, XYZ। पर अगर हमारे इनिशिएटिव अच्छा लिया था सरकार ने, बहुत बेस्ट, कि अगर हमारे देश में एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य है, इसके अलावा इंसान को फ्री राशन चाहिए ही नहीं मैडम।
जो फ्री बिजली, राशन, ये तो खराब करनी, ये तो आदतें खराब करने वाली बात है। फ्रीबीज वाली बात हो गई। और अगर आप स्वास्थ्य दे दो, इंसान, आप और मैं सिर्फ इसीलिए तो कमा रहे हैं, आप इसलिए कमा रहे हो कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजूंगी, और कल को अगर कुछ बड़ा मेरे को इश्यूज आता है तो मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी। 2 ही रीजन है। और अगर दोनों ही निःशुल्क हो जाते हैं तो टेंशन खत्म। जैसे फॉरेन में होता है, बच्चों को खर्चा अलग मिलता है, बुढ़ापे में खर्चा अलग मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो चीज मुझे लगता है कि जो भी, अगर ये पॉडकास्ट कोई भी ऐसे वैल्यूएबल या वर्थी पर्सन देखे, तो शायद हेल्थ पर अगर काम हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर एक देश के नेता है नितिन गडकरी, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट दे दो। क्या कमाल आदमी है, क्या कमाल आदमी है। मैं कुछ अच्छे लोगों को, जबकि मैंने राहुल गांधी का भी नाम लिया, उनको पप्पू कहते हैं लोग, पर आई एडमायर हिम, बट अ ग्रेट जेंटलमैन ही इज, अ प्योर सोल। ऐसी नितिन गडकरी है, उनका रिकॉर्ड है कि एक दिन में उन्होंने 40 किलोमीटर सड़क बना ली है। अब हम उज्जैन होकर आए, अभी पता ही नहीं चला सफर का, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं, तो वो गडकरी जी की देन है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी के अंदर अपने कुछ ना कुछ ऐसे नेता हैं जरूर, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। पर अच्छे लोगों को अगर पावर नहीं दी जाएगी तो फिर वो अच्छे फायदा नहीं कर पाएंगे। क्या समाज में जो एक आम जनता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गई है? उन्हें अपने ही स्वार्थ से मतलब है सिर्फ? आम जनता ही क्यों बार बार आप बोल रही है? सभी को अपना स्वार्थ ही तो दिख रहा है। कौन दूसरों के लिए काम करने जा रहा है? वो मुझे थोड़ी भूलने की वो है, पर बहुत फेमस किसी ने कहा है कि दुनिया बदलने निकलोगे तो नहीं बदलोगे, खुद को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। तो हम भी तो स्वार्थी हैं, सब इंसान स्वार्थी है। हाँ, पर आप ना कुछ लोगों के लिए ऐसा काम करते हो, जैसे मैंने किसी का कोई बुरे समय में साथ दे दिया, तो वो भी, अगर वो अच्छा इंसान होगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे, तो वो तुम्हारे बुरे समय में खड़ा होगा। पर 10 में से वो भी 3 होते हैं, तो आप सबसे उम्मीद वो भी नहीं कर सकते, इतने स्वार्थी हैं लोग। ललित, क्या सोशल मीडिया रिश्तों को कमजोर कर रहा है आज के टाइम में? एज ए जर्नलिस्ट क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो? नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज है जी। एक वो, मैं सारा दिन शायद ये पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। एक फोन है ना हमारे हाथ में, अब एक फोन पे एक बच्चा सिर्फ रीले देख रहा है, एक फोन पर दूसरा बच्चा नॉलेज ले रहा है कि मैथ्स को कैसे इजी करें, या सिर्फ यूज करने का तरीका है, देखने का नजरिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी कुछ बोल रहा हूँ मैं, कुछ परसेंटेज की अंग प्रदर्शन कर वायरल हो गए हैं, कुछ लोग ज्ञान बांट कर भी वायरल नहीं हो रहे हैं। तो देखने का नजरिया। ये आज के टाइम में ललित, युवाओं में सबसे खतरनाक प्रवृत्ति क्या है? वो ना पेशेंसलेस हो गए, उतनी पेशेंस नहीं रही, हर चीज जल्दी चाहिए, छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आ जाता है, और ये बहुत गलत है। और इसमें मुझे लगता है पेरेंटिंग की दिक्कत है। अब मैं बहुत छोटा हूं, पर ये शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाए, पर मैं ये देखता हूं कि आज पेरेंट्स इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं है। आप मेरी बात से रिलेट करेंगे, माँ अलग काम पे जा रही है, बाप अलग काम पे जा रहा है, बच्चा कोई और संभाल रहा है, और जब वो घर आ रहे हैं तब भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, वो उसको फोन पकड़ा देते हैं कि हमें तंग ना कर यार। तो बच्चा जो फोन पे देख रहा है, अब तुम्हें क्या पता वो क्या देख रहा है, तो वो जो देख रहा है वो सीखेगा। पहले की जो संस्कार होते थे या इमोशंस होते थे, वो इसीलिए होते थे कि बड़ा परिवार होता था, वो अपने बड़ों से देखता था कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, माफ करना क्या होता है, गुस्सा कंट्रोल करना क्या होता है। जिस बच्चे ने देखा ही नहीं कुछ, उनके माँ बाप ने उनको सिखाया ही नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। बहुत फर्क है। हाँ, तो बच्चों को अगर कुछ जरूरत है तो एक अच्छे पेरेंटिंग की जरूरत है। ललित, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है बाकी राज्यों के मुकाबले। इसका कारण कहीं युवाओं का पलायन तो नहीं है? मजबूरी होगी ना पलायन, तो जब आप यहाँ पे कुछ देंगे ही नहीं तो फिर वो पलायन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार तो बोल रही है, बहुत स्कीम्स निकाल रही हैं, बहुत चीजें, पर नौकरियां निकल नहीं पाती हैं, फॉर्म्स निकलते हैं। मैंने एक दिन सवाल भी पूछा था कि लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है जब आप फॉर्म निकालते हैं और आप कैंसिल कर देते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है।
तुम आज तक का उनसे डाटा तो लो यार, वो पैसा कहाँ गया? ललित, क्या सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को बदला है पहले और अपने? हाँ, एक प्लस और एक माइनस। प्लस ये है कि आपके पास अपनी आजादी है बोलने की, जो मन करो बोलो। राइट। और नेगेटिव ये कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। हम किसी को डिफेम कर देते हैं। अगर इसमें एक बात बोलूं, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है, आपने बोला कि आपके पास बोलने की आजादी है, बट कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ अगेंस्ट, प्रशासन के अगेंस्ट वीडियोस डाले और कुछ चीजें ऐसी डाली जो कि दिख आए, काम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट सेल ने डिलीट कर दी वीडियो उनकी सोशल मीडिया से। मैं उस पर ना डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला किस नजरिए से आपको लेता है। एक चीज है कि मैंने एक जर्नल खबर चलाई जिससे तारा का नुकसान हो रहा है, जर्नल खबर है, और तारा क्या वो इनफ मैच्योर है कि यार ये तो इसका काम है, जर्नल चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक मैं सिर्फ एक खबर चला रहा हूं जिससे सिर्फ तारा का नुकसान हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा, फिर आप उसके अगेंस्ट करो। एक जर्नल खबर से कभी किसी को ऐसे एंटी या दुश्मन नहीं होना चाहिए। क्या यूट्यूबर पत्रकारों से ज्यादा प्रभावशाली हो गए आज के टाइम में? हमारे देश में ना भेड़ चाल है, जिसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। किस टोटल व्यूज से डिपेंड करता है। बस आप कितना अच्छा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। लोग देखेंगे कि यार इसके पॉडकास्ट पर सिर्फ 2000 व्यूज है, एक पॉडकास्ट पर 2.5 मिलियन व्यूज है, तो 2.5 मिलियन वाला खोल लेगा वो। क्यों? भेड़ चाल है यार। तेरे काम की चीज क्या पता उस 2000 वाले में हो। तूने पढ़ भी लिया कि आप अपनी सेहत का ख्याल इस तरीके से रख सकते हैं, पर आपको वो नहीं देखना। क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने देखा। तो भेड़ चाल सबसे बुरा वो है। क्या ललित, फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? फेक न्यूज का सोर्स तो खुद ही होता है मैडम। फेक न्यूज का तो जेन्युइन न्यूज के सोर्स होते हैं। फेक न्यूज तो मैं घर बैठे बना सकता हूँ, जो मेरी इच्छा है मैं वो बोल बना दूंगा फेक न्यूज तो। ललित, क्या सोशल मीडिया सच को आगे लाता है या भ्रम ज्यादा फैलाता है? कि अब मैं देखूं तो यार सच को लेकर आते हैं हम सामने, पर वही मैं कुछ देखता हूँ कि वो इतना हवा बनाकर दिखाते हैं चीजों को कि कुछ की कुछ नजर आती कि पता नहीं क्या हो गया है, तो भ्रम फैला देते हैं। ललित, क्या वायरल होना और सच बोलना दोनों अलग चीजें हैं? बिल्कुल। शुरू से मैं इसी चीज पर तो बोल रहा हूँ आपको, शुरू से मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ। वायरल है इसलिए अच्छा है, ये भ्रम है। ये सबसे बड़ा मतलब फेक वो है कि अगर ये वायरल है तो ये अच्छा बोल रहा होगा, ये वायरल है तो ये बहुत अच्छा पत्रकार है। तो एज अ जर्नलिस्ट और मतलब एज अ ह्यूमन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज वायरल है इसलिए आप उसको मत देखो, उसके अंदर कितना वर्थ कंटेंट है उसको देखना पड़ता है, पर ऐसा कोई देखता नहीं है। बहुत कम संख्या, 1% लोगों के दिमाग में रहता है कि ये इसको इतना देखा गया है तो इसका मतलब इसमें कुछ है। बस यहाँ नुकसान हो जाता है। या इसको ऐसे तरीके से भी कह सकते हैं ना कि सामने वाले के अंदर कितनी क्वालिटी है इससे मतलब नहीं है, सामने वाला कितना प्रतिभावान है, कितना पैसे वाला है, उसके अंदर अपनी कोई क्वालिटी है या नहीं है, उसके हिसाब से उसको इज्जत मिलेगी। और लोग इस पर ये बोलेंगे कि अगर टैलेंटेड होगा, अच्छा बोल रहा होगा तो वायरल हो जाएगा। झूठ। वायरल किस्मत करती है। हाँ। मैं भी कई बार बोलती हूँ। आपने वायरल किस्मत करती है। आप अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते हैं आपको सुनने के बाद फैसला करें। अब तक का जितना भी जर्नलिज्म आपने अब तक किया है उसमें सबसे बड़ा विवाद क्या रहा आपका? विवाद बहुत, नेता मेरे एंटी हो गए। क्या कारण रहा? बस सवाल पूछ लिए कि जिस सड़क से आप चलकर आ रहे हैं वो सड़क टूटी हुई है, तो वो अच्छा नहीं लगा उन्हें। हाँ। तो क्या नेता ये चाहते हैं कि आप उनके सारे फेवरेबल क्वेश्चन पूछें? एग्जैक्टली। और एक चीज और, ये मैंने पर्सनल अनुभव किया, आप घर बैठे नेताओं के बारे में जितना मर्जी बुरा बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ललित शर्मा ने गलती क्या की कि उनके मुंह पर जाकर उनसे सवाल कर लिया। इस मामले में मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी, और जो अब राज्यसभा सांसद है, क्या ग्रेट लीडर है वो।
मैं उनके साथ इंटरव्यू करता हूँ, जब भी किया है मैंने, खुल के किया है, वो कहते हैं जो मर्जी पूछो यार, और कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। तो अगर वो देखेंगे सुनेंगे, उनके सुपुत्र मेरे अच्छे भाई हैं चांद वाडिया, तो वो कहते हैं यार पापा आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। और मैं कहता हूँ यार मैं तो बहुत अजीब सवाल पूछता हूँ, तीखे सवाल पूछता हूँ, कड़वे सवाल पूछता हूँ, फिर कैसे? कहते फिर क्या हुआ, सच्ची तो बोल रहे हो। सिर्फ एक वो ऐसे लीडर मिले। क्या कभी ललित ऐसा हुआ कि किसी खबर की वजह से धमकी मिली हो? बहुत बार। अच्छा, हाँ, एक बार चोट भी लग गई थी। क्या हुआ था? एक बार पता नहीं बताना चाहिए या नहीं, पर मैं कोई खबर दिखाने गया और दूसरी पार्टी ने मुझे चोट मार दी। अच्छा, क्या था केस? वो फिर वो ओपन अप हो जाएगा, वो बात दब गई, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गई, खत्म हो गई। बिजनेसमैन थे? बिजनेसमैन थे। अच्छा, बाद आफ्टर दैट ही रियलाइज कि उन्होंने गलती की। और अच्छा। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ताकतवर व्यक्ति ने दबाया हो? दबे नहीं मैडम, कोशिश हर एक व्यक्ति करते हैं। बात ही वो है ना ललित शर्मा, अभी आपने बोला ना कि आप अपने मनमर्जियां करते हो, मनमर्जी, वो रीजन यही तो है कि जब तक मैं किसी के आगे ये नहीं कर रहा तो आप मुझे दबा नहीं सकते। जब मैं आपका काढ़ा हूंगा तभी तो दबाऊंगा। तो इसीलिए अपने धड़ल्ले से काम करता हूं मैं। हाँ, एक चीज और जो शायद गलत है, मैं इंसानियत के नाते जरूर झुक जाता हूँ, या प्यार के नाते, ह्यूमैनिटी बस। ऐसी कोई स्टोरी है ललित जिसे जब शूट हो गई और फिर किसी ने बोला हो कि डालना मत? एक्चुअली मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ रहा नहीं। जो मैंने शूट कर ली वो डाल दी, फिर उसके बाद जो कहानी सुनाई भी मैंने की, बाद में ऑफर तक हुई। और कभी जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट ललित, कभी ऐसा फील हुआ कि जान का खतरा है? बहुत बार। अच्छा, तो डर नहीं लगता? लगता भी है। ऐसे मैं बोल दूं कि नहीं हम नहीं डरते। डर किसको नहीं लगता? डर लगता है क्योंकि तुम्हारे सामने वाला तुमसे पावर में है, पावरफुल है। और मेरे को एक दिन किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने शायद मेरे फायदे के लिए बोलिया, मुझे वो टोंट कस रहे थे, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बोला कि ललित पंगे हमेशा अपने बराबर वाले से लेने चाहिए। तो मैंने वो बात मुझे बड़ी चुभ गई थी, पर मैंने उनको कुछ बोला नहीं। पर जब मैंने अपना, भगवान ने मुझे सक्षम किया बदला लेने के, तो मैंने कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, पलट कर आता है। अब तक के जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा था? वो इंसिडेंट, वो जैसा मैंने कहा कि मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, वो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जो मैं बहुत हार्ड था। एक चीज और आपने बहुत अच्छा बात पूछी है, वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। अक्सर दर्द और तकलीफें आपके जीवन को बदलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता मेरी जिंदगी में, तो ललित शर्मा आज यहाँ ना बैठा होता। वो आज कहीं बॉम्बे की गलियों में, चंडीगढ़ की गलियों में धक्के खा रहा होता, अपना स्ट्रगल कर रहा होता, और वो कहीं छिप रह जाता है, जो भी है। पर वो इंसिडेंट बहुत हार्ड था, बहुत बुरा था, जिस इंसिडेंट की वजह से मैंने बोला कि जर्नलिज्म में मुझे बहुत मुश्किलें आई, और उसी की वजह से ही मेरे ऊपर जिम्मेवारियां जब आई, तो वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया। कब बड़ा हो गया वो पता नहीं चला। लेकिन एक बोलते भी है ना कि अगर अक्सर आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, ये पेन आते हैं, तो वो आपके जीवन को टर्न करने के लिए, बदलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आना बहुत जरूरी है, आपको अपनों का एहसास करा देता है। एग्जैक्टली। अब तक के जीवन में किस इंसान ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? कई बार मैं अपने सवालों में उलझ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने पिता को अपना वो मानते होंगे ना, पर मैं अपने भाई को बहुत प्यार है उनसे बहुत। इस पे भी एक लोगों की गलत हुआ है। मेरे वो भाई हैं, मैं उनसे इसलिए प्यार नहीं करता। उन्होंने जिंदगी में जो जो किया है, जो जो झेला है, और फिर भी वो स्टैंड करके गए, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। लोगों को लगता है कि ये भाई है तो इसलिए प्यार कर रहे हैं, पर he is not only just like my brother, वो मेरे लिए आइडल है। मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हैं, सिर्फ 2 साल, कोई कह नहीं सकता, पर लेकिन वो 2 साल का गैप उन्होंने मेरे और उनमें 200 साल का कर दिया है। उन्होंने
बड़ी बड़ी पंचायतें निपटाई हैं, मर्डर केस सुलझाए हैं, लोगों के फैसले करवाए हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार इन जैसा बनना है। वो जब स्पीच देते हैं तो 10,000 लोग भी उनको ध्यान से सुनते हैं। अगर उनके सामने कोई पढ़े लिखे अधिकारी भी बैठे हो तो उनसे ज्ञान में नहीं जीत पाएंगे। और आई डोंट नो वो उनको कहाँ से मिला है। अगर कोई उनसे अत्याधम की बात कर रहा है तो उनसे कोई अत्याधम में भी नहीं जीत पाएगा। तो इसीलिए वो मेरे आइडल है, या इसीलिए मैं उनको प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, तो सभी करते ही हैं, तो फॉर्मेल वो हो गया। पर इसलिए एक मेन रीजन ये है। सफलता के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या रहा अब तक का? तारा जी सफल हुए ही नहीं अभी। नहीं लगता अभी सफर में है। अच्छा। और सफर का अपना मजा है। सच, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। अगर अपनी जिंदगी में दोबारा यही जिंदगी मिले तो इसमें क्या बदलना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें। एक कोई जब मौका दे रहे हैं तो फिर सब बदल लेंगे। भगवान जब मौका दे देंगे तो फिर सब बदलेंगे। पर कुछ मैंने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से मुझे अब रिग्रेट होता है। काश मैं उस समय, जैसी दुनिया है प्रैक्टिकल, वैसा होकर अगर ललित शर्मा सोचता तारा मैडम, तो मैं आज सच में सक्सेसफुल होता। बस वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। इसके अंदर ललित आपने बोला सक्सेसफुल। अगर मैं ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो गए कि आपके लिए अगर मैं बात करूं तो सक्सेस का क्या मंत्र है? क्या सक्सेस को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या है सक्सेस? हर एक के लिए सक्सेस अलग अलग है। मेरे लिए सक्सेस है कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा फिल्मी हूं तो ऐसी बातें कर रहा हूं कि, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो पूरा करनाल बंद होना चाहिए। एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। फिर तो राजनीति में आना पड़ेगा। नहीं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं। ये मेरे लिए सक्सेस है कि लाखों लोग, सिर्फ मेरे अपने ही नहीं, मेरे जाने पर रोए, वो लाखों करोड़ों लोग भी रोए कि यार वो बंदा गया यार। ये मेरे लिए सक्सेस है। और तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इसीलिए मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। इसलिए मैं अपने आप को सफल मानता ही नहीं। जबकि ऐसा क्या नहीं है कि जो नहीं है मेरे पास। बहुत लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं हम लोग, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव माय ओन अपने गोल्स हैं, लाइफ गोल्स है, सक्सेस है, ड्रीम्स है। ललित, सारा गुरपाल से कनेक्टेड एक कंट्रोवर्सी थी आपकी, मैंने सुनी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। एक गाना था 2017 में रिलीज हुआ था, स्लो मोशन। अच्छा। सारा गुरपाल ने, वो पहले वो मॉडल थी, फिर वो एज अ सिंगर लॉन्च हुई थी। वो पहला गाना मेरा था। अच्छा। एज अ लिरिसिस्ट वो गाना मैंने लिखा था। एक डायरेक्टर थे जशन नन्नड़, वीडियो डायरेक्टर थे, बहुत फेमस उस टाइम के। अच्छा। उनसे मेरा बहुत प्यार था। अच्छा। तो उनको मैंने अपना गाना दिया था स्लो मोशन, कि मैंने भाई ये गाना लिखा है। उसकी लाइंस थी, तू सुपर हिट फिल्म आदे हीरो वर्गा, मैं भी डेली टेलीकास्ट ड्रामा क्वीन है। अच्छा। तेनू मैनू वेख के कहंदे ने जिवें फिल्म ही जा लगा होएगा सीन है। तो और हुक लाइन थी, स्लो मोशन कर दे नू वेखी जावा। बहुत सुंदर गाना था। आज तो स्लो मोशन सबको पता है, पर उस टाइम स्लो मोशन का बहुत कम चर्चा होती थी, तो बहुत यूनिक गाना था। तो गाना हो गया, डब्बी तैयार हो गई, मजा आ गया। इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी दूरियां आ गई, और उन दूरियों के बाद मुझे 2-3 साल के बाद फोन आता है कि हम आपका गाना कर रहे हैं, स्लो मोशन कर लें। मैंने कहा हाँ कर लो, वो मैंने आपको दिया हुआ है, कर लो, कोई बात नहीं। तो गाना रिकॉर्ड हो गया, वीडियो बन गई, सब कुछ हो गया। रिलीज के टाइम पे मुझे फिर से फोन आता है जशन नन्नड़ का, जो वीडियो डायरेक्टर है, कि ललित यार वो सारा कुछ बोल रही है, सारा गुरबाल कोई गाना नाम नहीं देना चाहती, वो तेरा नाम नहीं दे रहे। मैंने कहा यार ये क्या बात है। मैंने कहा भाई मैंने तो गाना आपको दिया हुआ है, इसमें मैं उनसे क्यों बात करूं। कहते यार मेरी उससे कुछ अनबन हो गई है, कुछ बात हो गई है, तो तू एक बार खुद बात करके देख ले। तो मैंने फिर सारा से बात करी कि हेलो दिस इज ललित शर्मा, मैंने गाना लिखा है स्लो मोशन, और आप उसमें मेरा नाम क्यों नहीं देना चाहती। और सीन हुआ, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने फिर प्यार से एक मैसेज भेजा, सीन हुआ, फिर कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने थोड़ा लीगल मैसेज भेजा कि अगर आप ये गाना मेरी परमिशंस के बिना करेंगे तो मैं आपको कोर्ट में इसका जवाब लूंगा, और मेरे पास इसके प्रॉपर प्रूफ है कि ये मेरा गाना है। तो उनका रिप्लाई आ गया
कि नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम कैसे करें। मैं क्या डिस्कस क्या करना है, गाना मैंने लिखा है। कि नहीं, गाना तो फिर उसने लिखा है दूसरे राइटर ने। उनका राइटर का मैं नाम देखूं तो मैंने कहा वो आपकी मिस्टेक है ना, आप हुक तो आपका था ना। हुक मेरा था। मैं कह रहा हूँ, मैं जब मैं हुक लिख सकता हूँ, मेन चीज जो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं पूरा गाना भी लिख सकता हूँ। इसमें दोहरा गलत क्या है? आप मेरा गाना किसी और को उठाकर दे देंगे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। बिल्कुल। और राइटर में उसका नाम डाला था, लिरिक्स जिम्मी क्लेयर एक राइटर है। अच्छा। उन्होंने फिर बाद में गाने भी किए और इन्होंने फिर मेरा नाम सॉन्ग कॉन्सेप्ट में मेरा नाम डाल दिया पंडित जी। तो पर बात ये है कि जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और ये बात 2017 की है, तो आज ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। मैंने कभी बताया भी नहीं, आपने पूछा तो मैंने बताना पड़ा, लेकिन मैंने नहीं बात करनी थी कि ठीक है वो वही आपकी बात है कि समय नहीं होगा या कुछ होगा। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सारा गुरपाल ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि उनको मेरा नाम लिरिसिस्ट में ही डालना चाहिए था, क्योंकि मैंने लिखा है ना वो। और मैं उस राइटर के ऊपर भी सोच रहा हूँ कि यार तू किसी और के गाने को अपना नाम कैसे दे रहा है? मैं तो कभी ना करूं, मैं किसी और की मेहनत खा के कहां जाऊंगा? भगवान को जवाब नहीं देना क्या? तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भगवान को मानता हूँ बहुत, और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तो आज सारा गुरपाल सुपर मॉडल हुआ करती थी पंजाबी इंडस्ट्री की, बहुत फेमस टॉप मॉडल थी। गाना करने के बाद भी टॉप पर गई। बिग बॉस तक का ऑफर आ गया, बिग बॉस में रही है। बिग बॉस हमारे देश का टॉप व्यूड रियलिटी शो है, वहां तक गई। लेकिन आज सारा गुरपाल का कोई नाम नहीं जानता। उनसे ज्यादा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, जो इंस्टाग्राम पर वायरल है अपनी रील्स देकर, ये देख, उनको ज्यादा लोग जानते हैं। इवन आपने भी सारा गुरपाल का हमारे बोलने के बाद सुना। तो जब आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो आपको देनी तो आएगी। कर्मा इज अ बिच बॉय, वो घूम कर जरूर आता है। एग्जैक्टली। तो पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन रही होगी, क्या मंशा रही होगी, पर एटलीस्ट उनको जिम्मी क्लेयर ने बहुत अच्छा गाना लिखा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लिखा, पर शायद मैं मेरी चीज को और बेहतर सुधार कर सकता था, और सुंदर बना सकता था। जब नींव मैंने रखी है तो महल मैं ही तो सुंदर बनाऊंगा। तुम नींव किसी और से, महल किसी और से, डेकोरेशन किसी और से, तो फिर तुम खिचड़ी थोड़ी बना रहे हो। सच बात। और वो खिचड़ी बन भी गई। आज उस गाने को भी कोई नहीं पूछता, उस मॉडल को भी कोई नहीं पूछता। ललित, क्या इंडस्ट्री में जाने के प्लान्स हैं आपके? हाँ, फिर वही बात है ना, वो ड्रीम्स, सपने कभी मैंने मारे ही नहीं अपने। मेरे दोस्त है केवी मोहाली, बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, बहुत इंस्टाग्राम पर और बहुत वायरल है। तो वो म्यूजिक करते हैं, वो मेरे को फोर्स करते रहते हैं, भाई आजा गाने बनाते हैं। इवन अब वो इतना तंग आ गया है, कह रहा है मैं अपना सेटअप उठा के करनाल आ रहा हूँ, और थोड़ा पंजाबी में बोलता है, कहना सालिया मैं करनाल लेके आ रहा है अपना लैपटॉप, उत्थे बह के तेरे गाने करा रिकॉर्ड। तो वो है मन में कि मैं कुछ करना चाहता था, वो आधा क्यों रह गया, तो मैं करूंगा जरूर। कोई बात नहीं, अभी तो रास्ते चल रहे हैं जी, अभी सफर चल रहा है और जारी रहेगा। अच्छा ललित, क्योंकि इंडस्ट्री का शौक आपको शुरू से है, एक ड्रीम लाइफ आपने जी है उसके अंदर, तो और कौन कौन से गाने हैं जो आपने किए हैं? मेरा गाना टी सीरीज पर आया था, तेरे हंजू। अच्छा। और कमाल खान एक बॉलीवुड सिंगर है, जो पंजाबी सिंगर भी है, आपने वो गाना सुना होगा, तेरे वास्ते है। हाँ। उसके जो सिंगर है उनके साथ मेरा गाना आया था, तेरे हंजू। अच्छा। और जो शायद 7-8 मिलियन है, यानी 70-80 लाख लोगों ने सुना है। अच्छा। और एक मेरा गाना है हरियाणवी, वकील साहब। अच्छा। तो वकील साहब की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो मेरी एक फ्रेंड है, 2015 में हम दोस्त थे, वो जुडिशरी की तैयारी कर रही थी वहां पर, तो हम मिले हम तब। तो उसका फोन आया मुझे जब वो गाना रिलीज हुआ उसके 6 महीने बाद, वकील साहब जब रिलीज हुआ। अच्छा। कहती हेलो ललित बात कर रहा है? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कौन? कहती मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा अरे वाह इतने। कहती सोच मैंने क्यों फोन किया है? मैंने कहा नहीं पता भाई, क्या हुआ बता। कहती मैं सुप्रीम कोर्ट आई हुई थी, और मेरे यहाँ के जो कलीग हैं वो गाने पे बड़ा चिल करते हैं। मैंने कहा अच्छा यार बहुत अच्छी बात है। तो कहती सोच मैंने तेरे को क्यों फोन किया? तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, मुझे क्या पता। कहती है वो वकील साहब गाना तेरा ही है ना?
मैंने कहा हाँ। कहते हैं ये पागल है भाई उस गाने के लिए। अच्छा। जितने वकील है उसके कलीग्स कह रहे ये गाना चलाते हैं और इसमें हम बहुत फन करते हैं। और मैंने इनको बोला कि ये मेरा दोस्त है। लड़का तो इन्होंने माना नहीं, मैंने इसलिए फोन कर दिया। अच्छा। तो बड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग था। एक और इंसिडेंट था, स्लो मोशन जब रिलीज हुआ तो एक कॉलेज था, नाम मेरे को ध्यान है, मेरी एक वहाँ फ्रेंड थी। तो कॉलेज में उस गाने पर डांस की रिहर्सल चल रही थी। तो मेरी फ्रेंड कहती ये तो मेरा दोस्त है। तो वो बच्चे हंसने लगे और टीचर हंसने लग गई। कहते जानते होंगे पर दोस्त का क्या होता है। वो कहती नहीं वो मेरा फ्रेंड है, जिन्हें लिखा है सारा मेरा फ्रेंड है, मैं हुणे गल करा देनी है। तो उन्हें मेरे को फोन कर दिया, मैंने उठा लिया। तो मैंने कहा हाँ बोल। कहती है वो स्लो मोशन गाना तुम्हारा है। मैंने कहा हाँ, तेरे को पता नहीं ये पूछने की बात है। कहते नहीं स्पीकर पे फोन है और मैं यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ। तो ये मान नहीं रही कि तो मेरा दोस्त है। तो वो इतना मतलब मेरे लिए प्राउड मोमेंट था यार, ऐसा भी होता है। एक चीज और, इसी स्लो मोशन के टाइम पे जो मैंने फील किया, मैं पहले गाने लिखा करता था तो मैं लोगों को भेजा करता था, भाई शेयर कर दोगे प्लीज, शेयर कर दोगे शेयर। वही मैडम वायरल होने के बाद लोग तुम्हें खुद आके पूछेंगे। मैं देख रहा हूँ स्लो मोशन वो लोग शेयर कर रहे हैं जो मुझे जानते तक नहीं, मुझे टैग कर रहे हैं। जो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते थे, मैं उनको कहता था मेरे गाने शेयर कर दो यार प्लीज, मैं रीच पहुंचा लो अपनी। कभी नहीं किया। पर जब स्लो मोशन बड़े लेवल पर गाना आया तो खुद टैग कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सॉन्ग ललित, ये हमारा देव। तो वो चीज मैंने लोगों का चेंज देखा कि यार लोग कैसे बदल जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये एक, जब आपकी छवि बदलती है, आपके काम करने का एक लेवल बदलता है, तो लोग भी लोगों का बदल नजरिया बदल जाता है। फिर एक मेरा लास्ट गाना रिलीज हुआ मैडम, मेरा फेवरेट गाना है, और तू ता तारे आचे घिरिया रेहा, चन्न किन्ना सोना हुंदा कदे वेखिया ही नहीं। भाई जिनको पंजाबी समझ नहीं आती उनको बता दूं, मैंने लिखा था कि तुम तारों में ही घिरे रहे, चांद कितना सुंदर है तुमने कभी देखा ही नहीं। जो लोग तारों की वैल्यू करते करते चांद को भूल जाते हैं ना, उनके लिए गाना लिखा था। कंवर ग्रेवाल है, एक पंजाबी सिंगर है, सूफी सिंगर है, उनको मैंने सुनाया था, वो मुरीद हो गए थे। और ये गाना क्या हुआ, मैंने ऐसे अपने दोस्त केवी को सुनाया, कहता है गाना मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है कर ले, दोस्त है कर ले। उसने अपने दोस्त को सुनाया, कहता है मेरे दोस्त ने गाना लिखा है, कितना बढ़िया है, मैं कर रहा हूँ, कर रहा है ये गाना मैं करूंगा। अच्छा। तो उसका फोन आ गया, ललित वो गाना मांग रहे हैं यार। मैंने कहा यार दे दे यार केवी, तू खुश है कह रहा। मैंने कहा दे दे। डम्मी हो गई, डम्मी आ गई। उसने डम्मी अपने दोस्त को सुनाई। अच्छा। कि ये मैं गाना कर रहा हूँ। क्योंकि लड़का है केवी का दोस्त, कर्नाल का, उसने गाना लिखा है, गाना है। वो कहता जो मेरे से दोस्ती रखनी है गाना मैं कर रहा हूँ। तो ये एक गाना 3 सिंगर्स में जाके रिलीज हुआ और वो रिलीज है अब यूट्यूब पर, आप सुन सकते हैं। चन्न किन्ना सोना करके है। और बस वो आखिरी गाना था और उसके बाद मैं अपना जर्नलिज्म और इसमें व्यस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोबारा से एक जर्नी दोबारा से वहां तक की जाएगी। जर्नी मैंने आपको बताया ना कि वो केवी मेरा दोस्त है, मेरे पीछे पड़ा हुआ, वो चाहता है कि मैं लिखूं और काम करूं। इवन अभी बड़ी एक और बात याद आ गई, मैं बहुत ज्यादा बातें करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों, पर या तो आपका है या आपके पॉडकास्ट का असर है। कि उसका फोन आया केवी का, हाँ जी क्या हाल है, मैं कहा बढ़िया भाई। कह रहा यार कोई गाना पड़ा है, कोई लड़की है सिंगर, उसको बॉलीवुड टाइप सिंगर गाना चाहिए पंजाबी में, क्योंकि मैं करनाल में रहता हूँ तो प्रॉपर पंजाबी वो नहीं है। मतलब मिक्सचर सा हो गया, मेरा नेचुरल राइटिंग मेरी वो हो गई। तो कह रहा कोई गाना पड़ा, मैं कहा हाँ पड़ा है यार, मैं भेज रहा हूँ। तो मैं ना अपनी पुरानी वो चेक करने लग गया जहाँ पे मैं अपने सारे गाने सेव करता था, और मैंने ऐसे अपने आप को ऐसे किया, मैं कहा वाह ललित शर्मा क्या लिखता था यार तू। मैंने अपने वो पुराने दिन याद किए कि डैम हाउ गुड आई वाज। और वो गाना मैंने उनको भेजा, मैंने कहा केवी जो भी कर रहा है ना छोड़ दे सब कुछ, ये गाना सुन पहले। कहता यार मैं मीटिंग में हूँ, मेरे सामने बैठे। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरा गाना अभी सुन के मुझे बता। कहता चल सुन रहा हूँ। कहता जो ये गाना आ गया, उनको भी सिंगर को भी सुनाया। फिर उसका फोन कहता यार पंडित जी मजा आ गया। कह रहा इसीलिए तेरे को फोन किया था, पहला ही गाना पसंद आ गया। और वो उसकी एक लाइन अभी तो नहीं कहनी चाहिए, क्या पता रिलीज हो जाए और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चीजें आ जाती है कई बार फ्लैशबैक में आकर। और इसीलिए मैं खुश रहता हूँ तारा मैम कि कभी अपने फायदे के लिए मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं चाहा, और जो भी मुझे मिला चाहे कम मिला ज्यादा मिला, हमेशा भगवान का शुक्रिया किया। ललित आपका करनाल में पहला पॉडकास्ट था, तो आज बैठक पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा? इसका शायद आपको ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था
if you remember, कि when I got a message from you कि let's do a podcast, तो मैंने एक्साइटमेंट में अपने सब चाहने वालों को मैसेज किया कि मैं तारा बैठक में पॉडकास्ट देने जा रहा हूँ. तो एवरीवन वाज लाइक तू खुद करता है यार पॉडकास्ट. पर एक वो अलग खुशी होती है ना कि एज अ पॉडकास्टर आपको दूसरा पॉडकास्टर बुला रहा है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है. एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और थैंक यू फॉर सच अ बिग सपोर्ट एंड बिग एप्रिसिएशन फॉर मी कि आप मुझे इतना मान सम्मान दिया. और मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी ऐसा कुछ किया है सच में, ये ऐसे बोलने के लिए, अच्छा बनने के लिए नहीं. मेरे को सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं पॉडकास्ट देने लायक हो गया हूँ. पर दिल से शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. तो आज हमारी बैठक में थे ललित शर्मा. तो उनसे मैंने इतने अलग अलग सेगमेंट के बारे में जाना, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जाना. पत्रकारिता के उस सेगमेंट में बात की जो आज तक मैंने नहीं की थी. उन चीज़ों के बारे में जाना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना. तो पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको. धन्यवाद.